क्या आप एक गेम में जिंदा रहने के लिए पूरी इंसानियत को धोखा दे सकते हो? इस कहानी के हीरो के पास दो रास्ते थे, इंसानों का साथ देना या खूंखार मॉन्स्टर्स का। उसने मॉन्स्टर्स को चुन लिया और अब पूरी इंसानी फौज उसे जिंदा दफन करने के लिए निकल चुकी है। इस लड़के की जिंदगी पूरी तरह नरक बन चुकी थी। उसके पिता एक मशहूर राजनेता थे, लेकिन उसके लिए वे सिर्फ डर और दबाव का कारण थे। स्कूल में भी सभी उससे पैसे मांगते थे और कुछ लोग उसके पिता के राज उजागर करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करते थे। लेकिन उन सब से दूर ये लड़का चोरी छिपे एक खतरनाक गेम खेल रहा था, नाइट डिफेंस। एक ऐसा गेम जिसमें आज तक कोई भी 100 वेव्स तक जिंदा नहीं रह पाया था। और हैरानी की बात, ये लड़का पहले ही 99 वेव्स क्लियर कर चुका था। उसे बस एक आखिरी वेव पार करनी थी और उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती। क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक गेम नहीं था, यह उसकी नरक जैसी जिंदगी से बाहर निकलने का आखिरी रास्ता था। अगर वह यह आखिरी वेव जीत जाता तो उसे 10 बिलियन वॉन मिलते। और फिर उसने 100वीं वेव शुरू कर दी। पूरा स्क्रीन राक्षसों से भर चुका था, हर तरफ सिर्फ तबाही दिखाई दे रही थी। उसका आखिरी कैरेक्टर भी मरने वाला था, लेकिन तभी उसने अपना आखिरी स्किल इस्तेमाल किया और अगले ही पल विक्ट्री। उसने उस नामुमकिन गेम को क्लियर कर दिया था, पूरी दुनिया में पहली बार। लेकिन उसकी खुशी सिर्फ कुछ सेकंड तक ही रही, क्योंकि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और अंदर आया उसका पिता। उसके पिता ने उसे साफ चेतावनी दी थी कि वह ऐसा कोई काम न करे जिससे उनकी इज्जत खराब हो। लेकिन अब सब कुछ हाथ से निकल चुका था। उसका शरीर डर से कांप रहा था, क्योंकि बचपन से ही उसके लिए उसका पिता किसी राक्षस से कम नहीं था। उसने तुरंत माफी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन उसके पिता की आंखों में जरा भी दया नहीं थी। और अगले ही पल उन्होंने उसका फोन जमीन पर दे मारा। स्क्रीन पूरी तरह टूट चुकी थी, वही फोन जिसमें उसकी पूरी दुनिया थी। अब उसके पास न कोई सपना बचा था, न जीने की कोई वजह। वह पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी उसके सामने अचानक एक नीली स्क्रीन खुली। बधाई हो, आप पहले खिलाड़ी हैं जिसने नाइट डिफेंस क्लियर किया है। मैं तुम्हें अपनी दुनिया में आमंत्रित करता हूँ। और तभी बूम, आसमान से एक भयानक बिजली गिरी। पूरा कमरा नीली रोशनी से भर गया और अगले ही पल वह लड़का अचानक एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। एक ऐसा साम्राज्य जो बिल्कुल किसी फैंटेसी गेम जैसा दिख रहा था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, जैसे ही लोगों ने उसे देखा, सब उसके सामने झुक गए, क्योंकि उनके लिए यह कोई आम इंसान नहीं था। ये था लेजेंडरी नाइट, वह योद्धा जो पूरे साम्राज्य को बचाने वाला था। तभी सिंहासन पर बैठा राजा उससे पूछता है, क्या तुम वही लेजेंडरी नाइट हो जो इस साम्राज्य को बचाएगा? उस राजा ने खुद को जोडिया साम्राज्य का शासक बताया, लेकिन उसके चेहरे से ही साफ दिख रहा था, पूरा साम्राज्य डर में जी रहा था, क्योंकि हर तरफ राक्षस हमला कर रहे थे, सैनिक लगातार मारे जा रहे थे और साम्राज्य धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। तभी अचानक एक सैनिक भागते हुए सिंहासन कक्ष में आया। महाराज, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। लेकिन तभी एमसी को एक चौंकाने वाली बात समझ आई। ये पूरा दृश्य ठीक उसी गेम जैसा था जो वह असली दुनिया में खेलता था। नाइट डिफेंस, वही साम्राज्य, वही राजा, वही इमरजेंसी शुरुआत। यानी वह सच में गेम की दुनिया के अंदर आ चुका था। तभी राजा ने बिना समय बर्बाद किए कहा, स्थिति बहुत गंभीर है, इसलिए मैं तुम्हें सीधा आदेश देता हूँ, तुम नाइट कमांडर बनो और इस साम्राज्य को बचाओ। और अचानक उसके सामने फिर वही चमकती हुई सिस्टम विंडो खुल गई। क्या आप राजा का प्रस्ताव स्वीकार करेंगे? लेकिन अगले ही पल राजा का असली व्यवहार सामने आ गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें बस वही करना होगा जो मैं आदेश दूं। तुम्हें दौलत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। लेकिन तभी एमसी की आंखों के सामने उसकी पुरानी यादें घूमने लगीं। कैसे लोग उसका इस्तेमाल करते थे, कैसे हर कोई सिर्फ उसे आदेश देता था। वह जोर से चिल्लाया, मैं यह नहीं करूंगा। पूरा सिंहासन कक्ष सदमे में चला गया, क्योंकि किसी ने कभी राजा के आदेश को ठुकराया नहीं था। और अगले ही पल उसने बिना झिझक के सिस्टम विंडो पर अस्वीकार दबा दिया। भाड़ में जाओ। पूरा हॉल शांत हो गया, यहाँ तक कि राजा भी डर गया, क्योंकि गेम में आज तक किसी खिलाड़ी ने यह विकल्प चुना ही नहीं था। तभी अचानक सिस्टम फिर से ग्लिच होने लगा। आपने मानव फैक्शन को अस्वीकार कर दिया है। आपको नया फैक्शन चुनने का अधिकार दिया जाता है। और अगले ही पल उसके सामने खून जैसी लाल विंडो खुली, छिपा हुआ मार्ग खुल गया। मॉन्स्टर फैक्शन सक्रिय हो चुका है। और तभी उसके दिमाग में एक डरावना विचार आया, यह एक इन्वेजन है।
लेकिन राजा तुरंत घबरा गया। उसने जोर से पूरे किंगडम में घोषणा कर दी, सुनो सब लोग, यह अब लेजेंडरी नाइट नहीं रहा। ये वह दुश्मन है जिसने मुझे, राजा को इंसल्ट किया है और पूरे किंगडम के लोगों को खतरे में डाल दिया है। पूरा क्राउड एमसी को राक्षस की तरह देखने लगा। लेकिन इस बार एमसी के चेहरे पर डर नहीं था। राजा ने तुरंत अपना हाथ उठाया, किंगडम के नाइट्स, इस आदमी का सिर काट दो। बस फिर क्या था, सारे नाइट्स अपनी तलवारें लेकर एमसी की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन तभी एमसी के चेहरे का भाव बदल गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ क्रोध बचा था। उसने दांत भींचकर कहा, लेकिन अब मैंने खुद को बहुत रोक लिया है। और अगले ही पल पूरा हॉल जोर से हिल गया। नाइट्स हवा में उछल गए। राजा की आंखें सदमे से फैल गईं। उसे समझ ही नहीं आया अभी हुआ क्या है। और तभी एक खून जैसी लाल सिस्टम विंडो चमकी। फैक्शन सिलेक्शन कंप्लीट। अब एमसी आधिकारिक रूप से मॉन्स्टर कैंप का हिस्सा बन चुका था। और तभी एक के बाद एक ब्लड रेड विंडोज उसके सामने खुलने लगी। फैक्शन सिलेक्शन कंप्लीट। लेकिन तभी एक आखिरी लाल विंडो उसके सामने चमकी। मॉन्स्टर फैक्शन का फाइनल गोल है ह्यूमन फैक्शन को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन शॉक होने के बजाय एमसी के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल आ गई, क्योंकि पहली बार उसे अटैक करने का मौका मिला था। अब तक वो हमेशा डिफेंड करता आया था। तभी सिस्टम ने अगला वार्निंग मैसेज दिखाया, फर्स्ट वेव शुरू होने में 10 मिनट बाकी है। और अब सबको डरना चाहिए, क्योंकि जिस लड़के को उन्होंने रिजेक्ट किया था वही अब उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर बनने वाला था। अगले ही पल पूरे किंगडम में एक डरावनी आभा फैल गई। सैनिक घबराने लगे, ये कैसी शक्ति है, क्या कोई राक्षस हमला कर रहा है। लेकिन राजा समझ चुका था, ये कोई साधारण राक्षस नहीं है। उस इंसान के अंदर राक्षसों से भी ज्यादा खतरनाक शक्ति है। तभी एमसी को एक और बड़ा सच पता चला, फैक्शन सिलेक्शन असल गेम का हिस्सा ही नहीं था। और तभी उसके सामने एक नया मिशन आ गया, सैनिकों की रक्षा तोड़ो और इंसानों पर हमला करो। आमतौर पर गेम की शुरुआत में खिलाड़ी को एक एस रैंक नाइट मिलता था। लेकिन क्योंकि उसने मॉन्स्टर फैक्शन चुना था, उसे एक पागलपन भरा इनाम मिला, एस रैंक रैंडम मॉन्स्टर एग। और बिना एक पल गंवाए उसने तुरंत एक्सेप्ट दबा दिया। अगले ही पल पूरा हॉल तेज रोशनी से भर गया। सैनिक घबराकर चिल्लाने लगे, कुछ समन हुआ है। एमसी की आंखें फैल गईं। रुको, मुझे पता है ये कौन सा मॉन्स्टर है। और जो अगले ही पल सामने आया वो कोई साधारण जीव नहीं था, 99वीं वेव का सबसे ताकतवर बॉस मॉन्स्टर, कोल्ड ब्लडड ड्रैगन रिजेलेड्रैक। ये वही ड्रैगन था जिससे असली गेम में बच पाना लगभग नामुमकिन था। एमसी को लगा था, अगर असली रिजेलेड्रैक यहाँ आ गया तो पूरा इंसानी किंगडम एक ही पल में खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही धुआं हटा, सबकी सांसें रुक गईं, क्योंकि उनके सामने खड़ा था एक छोटा सा बेबी ड्रैगन। ये छोटा सा क्यूट जीव ही लेजेंडरी कोल्ड ब्लडड ड्रैगन रिजेलेड्रैक था। एमसी भी हैरान रह गया, क्या ये लेवल 1 से शुरू होता है। तभी सिस्टम ने उसे एक नई स्किल दी, आई ऑफ द ओवरलॉर्ड। इस स्किल से वो मॉन्स्टर्स और आइटम्स के छिपे हुए स्टैट्स देख सकता था। लेकिन सैनिकों को कुछ और ही लगा। उन्हें लगा एमसी ने कोई कमजोर मॉन्स्टर बुलाया है और तुरंत आदेश दे दिया, सभी सैनिक हमला करो। लेकिन एमसी बिल्कुल शांत था। ये सपना हो या हकीकत अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले ही पल उसकी आंखें बैंगनी रोशनी से चमकने लगीं। एमसी समझ चुका था, अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, रिजेलेड्रैक की स्किल ड्रैगन ब्रीथ लेवल 1। और बिना रुके उसने आदेश दिया, रिजेलेड्रैक। अगले ही पल वो छोटा सा ड्रैगन अचानक गंभीर हो गया। उसके मुंह के सामने काली लाल ऊर्जा जमा होने लगी। सैनिक हमला करने के लिए कूद चुके थे। लेकिन तभी एक भयानक लाल किरण पूरे हॉल को चीरते हुए निकल गई। जो सैनिक कुछ पल पहले आत्मविश्वास से भरे थे वो एक ही हमले में उड़ गए। ड्रैगन ब्रीथ ने सिर्फ महल नहीं, पूरे किंगडम की बाहरी दीवार तक उड़ा दी। लोग डर के मारे आसमान की तरफ देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आया क्या हुआ। और महल के बीचों बीच एमसी चुपचाप खड़ा था। सबके चेहरों पर सिर्फ डर था। सिर्फ एक हमले में रॉयल पैलेस की दीवार पूरी तरह टूट चुकी थी। सब लोग कांपने लगे, ये दानव है, इसने आखिर बुलाया क्या है। लेकिन एमसी के चेहरे पर सिर्फ एक ठंडी मुस्कान थी। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा आसान निकला। अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अगर वो किला जीत ले तो शायद आखिरकार अपनी असली दुनिया में लौट सकेगा। इसलिए एमसी ने फैसला कर लिया, मैं बस मिशन पूरा कर रहा हूं। तभी राजा ने सिंहासन से उसकी तरफ देखा, अब से मैं तुम्हारा विनाश करूंगा। और उसी समय
पूरे किंगडम में डर फैल गया। रॉयल पैलेस से धुआं उठ रहा था और बाहर खड़ी एक सुनहरे बालों वाली लड़की सदमे में महल को देख रही थी। आखिर वहां हो क्या रहा है? तभी एक नाइट पूरी रफ्तार से अंदर भागा। महाराज, एमसी ने शांत आवाज में अपने ड्रैगन को आदेश दिया। रिजेलिड्रैक, एक और हमला, बिल्कुल पहले जैसा। बस इतना सुनते ही पूरा महल डर से कांप उठा। शील्ड सैनिक, जल्दी महाराज की रक्षा करो। सैनिक तुरंत ढाल लेकर राजा के सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। लेकिन एमसी पहले ही समझ चुका था, सब बेकार है। उसने अपना हाथ उठाया और काली ऊर्जा फिर से इकट्ठा होने लगी। फिर उसने सीधे इशारा किया, निशाना। राजा, ये सुनते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए। तभी अंदर आया एक नाइट और वो सीधा सिपाहियों के आगे आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर सिपाही खुश हो गए। वही हमला, फायर। तुरंत एक भयानक लाल काली ऊर्जा बनने लगी। सभी सैनिक चीख उठे। महाराज, ड्रैगन ने हमला छोड़ दिया और पूरा हॉल हिलने लगा। लेकिन अचानक हमला रुक गया। सब हैरान रह गए, ये हमला अचानक रुका क्यों? तभी एमसी को समझ आया, क्या मॉन्स्टर्स भी स्किल इस्तेमाल करने में एमपी खर्च करते हैं? उसके सामने ड्रैगन की स्किल विंडो चमकी। ड्रैगन ब्रीथ बहुत ज्यादा एमपी खर्च करता है और अगर एमपी खत्म हो जाए तो स्किल इस्तेमाल नहीं हो सकती। एमसी तुरंत समझ गया हमला क्यों रुका था। मतलब अभी तो सामान्य हमला करना भी मुश्किल है। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन सिर्फ हल्की सी ऊर्जा निकली और तुरंत गायब हो गई। पूरा हॉल शांत हो गया। एमसी ने दांत भींच लिए। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अब स्किल के दोबारा तैयार होने का इंतजार करना पड़ेगा। तभी भारी कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। सबकी नजर दरवाजे की तरफ गई और वहां खड़ा था विशाल भाला, राक्षस जैसी ताकत और डरावनी आभा। किंगडम का सबसे ताकतवर नाइट, एरिस। राजा ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, युद्ध शुरू हो चुका है। महल पर हमला करने वाले दुश्मन को तुरंत खत्म कर दो। जैसा आपका आदेश। एरिस ने अपना भाला ऊपर उठाया और अगले ही पल पूरा हॉल जलती हुई आग से भर गया। एक भयानक गर्म लपट सीधे एमसी की तरफ बढ़ी। फ्लेम वॉल। आग की वो लहर इतनी विशाल थी कि पूरा गलियारा उसकी चपेट में आ गया। एमसी की आंखें सदमे से फैल गईं। उसे तुरंत समझ आ गया, ये स्किल सीधी लाइन में आग छोड़ती है। कास्टर से लेकर टारगेट तक सब कुछ जल जाता है। लपटे महल की दीवारें तोड़ते हुए बाहर तक निकल गईं। पूरा रॉयल पैलेस जोर से कांपने लगा। आग में फंसे सैनिक चीखने लगे, मां मेरा हाथ, मेरा पूरा शरीर जल रहा है, बहुत गर्म है, हम भी क्यों जल रहे हैं? लेकिन एरिस को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए सिर्फ लक्ष्य मायने रखता था। हमला आते ही उसने रुरु को पकड़ा और आखिरी पल में साइड में कूद गया। किसी तरह मैं बच गया। लेकिन एरिस शांत कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। तुम बिल्कुल चूहे की तरह भागते हो। उसके जलते हुए भाले से आग टपक रही थी। अब मैं तुम्हारे शरीर में आग का छेद कर दूंगा। एमसी ने तुरंत स्थिति को समझा। फ्लेम वॉल अभी कूलडाउन पर है, मतलब मेरे पास सिर्फ एक मौका है। लेकिन तभी एरिस अचानक हवा में उछल गया। हिलो मत, वरना और ज्यादा दर्द होगा। उसका भाला सीधे एमसी की तरफ गिर रहा था। एमसी के चेहरे पर साफ घबराहट थी। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। मैं इतनी दूर सिर्फ मरने के लिए नहीं आया। और तभी उसके सामने एक लाल सिस्टम विंडो खुल गई। एक इनाम अभी तक नहीं लिया गया है, रैंडम आइटम बॉक्स। क्या आप इसे अभी लेना चाहते हैं? बिना एक पल गंवाए एक्सेप्ट। अगले ही पल एक चमकदार ढाल अचानक उसके सामने प्रकट हो गई और एरिस का जलता हुआ हमला सीधे उस ढाल से टकरा गया। ढाल ने एरिस के घातक वार को पूरी तरह रोक दिया। और तभी एमसी ने अपनी खास आई स्किल एक्टिवेट की। इसलिए उसे तुरंत समझ आ गया कि इस बॉक्स के अंदर कुछ बेहद खतरनाक चीज है। और जैसे ही रैंडम बॉक्स आखिरकार खुला, उसके सामने एक डरावनी लाल तलवार प्रकट हो गई। हेलब्रिंगर, एक एस-क्लास वेपन। एमसी पूरी तरह शॉक में चला गया, क्योंकि पहले रैंडम बॉक्स से एस-क्लास आइटम मिलना लगभग नामुमकिन था। और उसके बाद वो तलवार सीधे जमीन पर गिर गई। लेकिन समस्या ये थी कि उस वेपन का वजन पूरी तरह इंसेन था। जैसे ही तलवार ने फ्लो को टच किया, जमीन फट गई, दीवारें टूटने लगीं और एमसी खुद हवा में उछल गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक तलवार इतनी भारी कैसे हो सकती है। एमसी घबराकर चिल्लाया, ये कैसा पैलेस है जो एक वेपन का वेट भी हैंडल नहीं कर पा रहा। एमसी को लगा अब सब खत्म हो गया। वो सीधे पैलेस से नीचे गिर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था,
क्या मेरी कहानी का अंत इतनी जल्दी होने वाला है? लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि वो गिर ही नहीं रहा। एमसी हवा में रुक चुका था। उसने नीचे देखा और शॉक में जम गया, क्योंकि उसे राइजल ड्रैक ने पकड़ रखा था, वही छोटा सा रेड पेट। नीचे खड़े लोग भी शॉक में आसमान की तरफ देखने लगे। कोई इंसान उड़ रहा है। एमसी समझ चुका था कि सिचुएशन बेहद डेंजरस हो चुकी है। अभी सिर्फ एक काम जरूरी है, हमें यहां से भागना होगा। किंगडम के अंदर हर तरफ पैनिक फैल चुका था। एलीट नाइट एरीज खुद को ब्लेम कर रहा था। मैं उन क्रिमिनल्स को भागने कैसे दे सकता हूं? वो इतना गिल्ट में था कि खुद को पैथेटिक कहने लगा। उसे लग रहा था कि वो किंग की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। लेकिन तभी किंग ने उसे रोक दिया। बस फिर किंग ने सनसेट की तरफ देखा। एरीज, तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? रात होते ही मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। दूसरी तरफ एमसी और राइजल ड्रैक किंगडम से भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अचानक एमसी को महसूस हुआ कि वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। राइजल ड्रैक की फ्लाइंग पावर कमजोर पड़ने लगी थी। बस थोड़ा और, हम किंगडम से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगले ही पल एमसी का चेहरा डर से भर गया। हम क्रैश होने वाले हैं। एमसी और राइजल ड्रैक सीधे दीवार से टकरा गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी डेंजरस क्रैश के बाद भी एमसी को ज्यादा चोट नहीं लगी। उसने अपने शरीर को देखा और समझ गया ये किसी नॉर्मल इंसान का शरीर नहीं है। लेकिन तभी दीवार के बाहर से मॉन्स्टर्स की डरावनी आवाज गूंज उठी और अगले ही पल गॉब्लिन्स की पूरी सेना दीवार पर टूट पड़ी। ऊपर खड़े सोल्जर्स लगातार एरोज चला रहे थे। पत्थर फेंको, उन्हें ऊपर मत आने दो। लेकिन मॉन्स्टर्स रुक ही नहीं रहे थे। कुछ गॉब्लिन्स तो सीधे दीवार पर चढ़ने लगे। पूरा वॉल अब बैटलफील्ड बन चुका था। फिर सोल्जर्स को आखिर थोड़ी उम्मीद दिखाई देने लगी। लॉर्ड एरीज आ रहे हैं। नाम सुनते ही सभी फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उसी समय दीवार के अंदर एमसी और ब्लॉन्ड नाइट आमने सामने खड़े थे। नाइट ने तलवार उसकी गर्दन पर रखते हुए पूछा, तुम आखिर हो कौन? उसकी आंखों में साफ शक दिखाई दे रहा था। अगर एमसी ने गलत जवाब दिया तो उसी पल उसकी गर्दन उड़ जाती। एमसी ने शांत दिमाग से सोचा, अभी उससे लड़ना नामुमकिन है, इसलिए फिलहाल पीछे हटना ही बेहतर था। लेकिन अगले ही पल एमसी का छोटा ड्रैगन अचानक सामने आ गया। उसे देखते ही एमसी अंदर से घबरा गया। अगर नाइट को पता चल गया कि ये मॉन्स्टर उसी का है तो सब खत्म हो जाता। लेकिन ब्लॉन्ड नाइट ने कुछ और ही सोच लिया। उसे लगा वो ड्रैगन एमसी पर हमला करने आया है। और अब सिचुएशन पहले से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुकी थी। और अगले ही सेकंड दीवार के पास जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। ब्लॉन्ड नाइट पूरी तरह शॉक में रह गई। एमसी ने मौका देखते ही अपने ड्रैगन को सिग्नल दे दिया और उसी एक्सप्लोजन का फायदा उठाकर वो वहां से क्वाइटली गायब हो गया। जब नाइट ने पीछे मुड़कर देखा तो एमसी पहले ही डिसअपियर हो चुका था। लेकिन तभी किंगडम का मैं गेट जोर जोर से हिलने लगा। गेट पर क्रैक्स पड़ने लगे और सारे सोल्जर्स समझ गए कि अब एनिमीज अंदर घुसने वाले हैं। लेडी लिब ने तुरंत आदेश दिया, आर्चर्स पीछे हटो, अब क्लोज कॉम्बैट के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि असली बैटल अब शुरू होने वाली थी। गेट के बाहर अब पूरी मॉन्स्टर आर्मी जमा हो चुकी थी। हंड्रेड्स ऑफ गॉब्लिन्स और उनके बीच एक जायंट ओगर भी खड़ा था। लेडी लिब लगातार सोल्जर्स को कमांड दे रही थी, गेट को हर कीमत पर डिफेंड करो। लेकिन तभी वो जायंट ओगर अपनी स्पाइक्ड मेस उठाकर पूरी ताकत से गेट पर दे मारता है। लेडी लिब ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाल ली। सब लोग तैयार हो जाओ, एनिमी अंदर घुसने वाला है। वो खुद फ्रंट लाइन में खड़ी हो गई। लेकिन तभी वहां एरीज पहुंच गया। अचानक बैटलफील्ड के बीचों बीच एक विशाल वॉल ऑफ फायर उठ खड़ी हुई। फ्लेम वॉल। पूरा मॉन्स्टर आर्मी आग में जलने लगा। गॉब्लिन्स दर्द से चीखने लगे और तभी स्मोक के बीच से एरीज बाहर आया। उसके आते ही पूरा बैटल पलट गया। एक तरफ मॉन्स्टर्स जल रहे थे, दूसरी तरफ सोल्जर्स खुशी से चिल्लाने लगे, वी वॉन। लेकिन एमसी बिल्कुल शांत खड़ा था, क्योंकि उसे पहले से पता था कि ये बैटल जीतना इतना आसान नहीं है। वो धीरे से बोला, मैं अकेला प्लेयर हूं जिसने 100 वेव्स सर्वाइव की हैं। बस थोड़ा इंतजार करो, जब मैं वापस लौटूंगा। तभी अचानक उसके सामने एक रेड क्वेस्ट विंडो खुल गई। मैं क्वेस्ट एस्टैब्लिश अ मॉन्स्टर फैक्शन, यानी अब एमसी को मॉन्स्टर्स को रिक्रूट करके अपनी खुद की मॉन्स्टर आर्मी बनानी थी। ये सुनकर वो खुद भी थोड़ा शॉक्ड रह गया। तो अब मुझे पर्सनली मॉन्स्टर्स रिक्रूट करने होंगे।
सिस्टम ने एमसी को मॉन्स्टर आर्मी बनाने का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। उसे मॉन्स्टर्स की लैंग्वेज ही नहीं आती थी। एमसी कंफ्यूज्ड होकर जंगल में मॉन्स्टर्स ढूंढ रहा था। अगर गॉब्लिन मिल भी गया तो मैं उससे बात कैसे करूंगा। लेकिन तभी मर जा इंसान, एक शैडो मॉन्स्टर सीधा उस पर हमला कर देता है। एमसी रिएक्ट भी नहीं कर पाया। उसे लगा अब वो गया, लेकिन अगले ही पल हमला अचानक हवा में ही रुक गया। एमसी शॉक में पीछे मुड़ा और वहां एक मिस्टीरियस बीस्टकिन लड़की खड़ी थी। सफेद बाल, जानवर जैसे कान और डरावनी और एमसी उसे देखकर बोल पड़ा, रैबिट। और बस ये सुनते ही लड़की का एक्सप्रेशन डेंजरस हो गया। तुम्हें मैं रैबिट दिखती हूँ। एमसी को अब समझ आ गया था, मॉन्स्टर आर्मी बनाना इतना आसान नहीं होने वाला। लेकिन तभी बीस्टकिन अचानक सीरियस हो गई। तुम अजीब हो, दिखते इंसान हो, लेकिन स्मेल मॉन्स्टर जैसी आ रही है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और तभी एक लाल सिस्टम विंडो उसके सामने खुल गई। पैसिव स्किल एक्टिवेटेड, मॉन्स्टर कम्युनिकेशन। एमसी शॉक में रह गया। यानी अब वो मॉन्स्टर्स की लैंग्वेज समझ सकता था। लेकिन उसके बाद जो स्किल दिखी वो और भी ज्यादा डेंजरस, लाइकेबल मॉन्स्टर। यानी मॉन्स्टर्स नेचुरली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले थे। अब एमसी समझ चुका था, सिस्टम धीरे धीरे उसे ह्यूमंस से दूर ले जा रहा था। और बीस्टकिन लड़की भी उसे शक भरी नजरों से देख रही थी। तुम आखिर हो कौन? एमसी खुद इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। एमसी को लगा था लाइकेबल मॉन्स्टर स्किल यूजफुल होगी, लेकिन अगले ही पल एक तीर जिसके साथ रस्सी बंधी हुई थी सीधा बीस्टकिन लड़की के पैर में जा घुसा। पेड़ों के पीछे से कुछ इंसान बाहर आए, बैंडिट्स, और साफ दिख रहा था कि वो लोग बीस्टकिन को हंट कर रहे थे। एमसी शॉक में रह गया। किंगडम के बाहर भी ह्यूमंस हैं, लेकिन बीस्टकिन लड़की ने तुरंत गुस्से से उसकी तरफ देखा। मुझे पहले से पता था तुम इंसान हो। उसे लगा एमसी ने ही ट्रैप लगाया है। एमसी पैनिक में आ गया। रुको, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही बैंडिट्स ने रस्सी खींच दी। बीस्टकिन लड़की हवा में उछल गई और अगले ही पल एक जायंट पंच सीधा उसके चेहरे पर लगा। अब तक वो मॉन्स्टर्स को ही डेंजरस समझता था, लेकिन पहली बार उसने ह्यूमंस को मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा ब्रूटल देखा। बैंडिट को लगा फाइट खत्म हो गई, लेकिन अगले ही पल बीस्टकिन लड़की ने हवा में ही अपना बॉडी ट्विस्ट कर दिया। उसकी एक किक ने जायंट आदमी को सीधे जमीन में गाड़ दिया। सब शॉक में जम गए। इतनी छोटी है फिर भी एक किक में गिरा दिया। लेकिन वो लोग रुकने वाले नहीं थे। वो सब मिलकर घायल बीस्टकिन लड़की को पीटने लगे। एमसी साइड में खड़ा सब देख रहा था और उसके दिमाग में एक अजीब थॉट आया, कुछ तो गलत है। सिस्टम के हिसाब से मॉन्स्टर्स डेंजरस होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ एक हेल्पलेस बीस्टकिन को इंसान जानवरों की तरह हंट कर रहे थे। पोनीटेल वाला आदमी क्रीपी स्माइल के साथ एमसी के पास आया। बस एक पल पहले तक सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड उस पोनीटेल वाले ने उसके पेट में नाइफ घुसा दिया। तू मॉन्स्टर से बात कर सकता है। और नाइफ लगते ही एमसी का पूरा शरीर जलने लगा। 12 घंटे में तू मर जाएगा। जिंदा रहना है तो हमें फॉक्स डे का ट्रांसलेशन दे। उन मॉन्स्टर्स को फॉक्स डे का लोकेशन चाहिए था और अब एमसी की लाइफ उनके हाथ में थी। बस ट्रांसलेशन कर दे वरना 12 घंटे में मर जाएगा। लेकिन फॉक्स गर्ल ने विलेज का रास्ता बताने से साफ मना कर दिया। मैं सबको खतरे में नहीं डाल सकती। और जब मॉन्स्टर्स को लगा कि वो खुद को हर्ट करके मरने की कोशिश करेगी, तो उन्होंने तुरंत उसे पकड़ लिया। ये देखकर एमसी भी शॉक में रह गया। अपनी जान खतरे में डाल देगी लेकिन विलेज बट्रे नहीं करेगी। बस हमें विलेज तक ले चलो, फिर तुम दोनों बच जाओगे। फॉक्स गर्ल तुरंत समझ गई, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन एमसी के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था और फिर उसने मॉन्स्टर लैंग्वेज में फॉक्स गर्ल से बात करनी शुरू कर दी। ये देखकर बाकी मॉन्स्टर्स भी शॉक में रह गए। ये इंसान सच में मॉन्स्टर्स की लैंग्वेज बोल सकता है। फॉक्स गर्ल भी कंफ्यूज हो गई। शायद ये बाकी ह्यूमंस जैसा नहीं है। क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकती हूँ? तभी एमसी ने एक ऐसी बात कही जिसने सबको शॉक कर दिया। मैं ह्यूमैनिटी की साइड पर नहीं हूँ। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, वो लोग डेंजरस हैं। लेकिन तभी एक छोटा रेड मॉन्स्टर चुपचाप उनके पीछे आ गया और जैसे ही मॉन्स्टर्स ने उसे देखा, मॉन्स्टर सब पैनिक में चिल्लाने लगे, बॉस पीछे देखो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ड्रैगन ब्रेथ इस्तेमाल तो हुआ था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास इनफ माना बची ही नहीं थी। इसलिए अटैक पूरी ताकत से एक्टिवेट नहीं हो पाया। अगर माना पूरी होती तो उस लेजर से पूरा सिर उड़ सकता था। एमसी तुरंत समझ गया,
कूलडाउन अभी तक खत्म नहीं हुआ, यानी ड्रैगन की माना अभी रिकवर हो रही थी। लेकिन उस साइको लीडर ने बिना सोचे सीधा ड्रैगन पर हमला कर दिया। उन लोगों ने ड्रैगन को देखकर लालच दिखाना शुरू कर दिया, अगर इसे पकड़ लिया तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। लेकिन उसी समय एमसी के अंदर पुरानी यादें ट्रिगर होने लगी। उसे अपना पावरलेस पास्ट याद आने लगा, जब लोग उसे यूजलेस समझते थे। लेकिन फिर उसने खुद से एक बात कही, मैं अब और कुछ खोना नहीं चाहता। और तभी सिस्टम ने उसकी हिडन पैसिव स्किल परमानेंटली एक्टिवेट कर दी। पैसिव स्किल एक्टिवेट होते ही एमसी ने बिना सोचे सीधे उस बॉस के चेहरे पर पंच मार दिया। एक ही अटैक में वो हवा में उड़ गया। बाकी दोनों आदमी शॉक में जम गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अभी हुआ क्या, क्योंकि एमसी तो पॉइजन ब्लेड से मरने वाला था, फिर भी वो ऐसे मूव कर रहा था जैसे कोई मॉन्स्टर हो। एनिमीज हंसते हुए बोले, तुम्हें पता भी है हमारा बॉस कौन है? लेकिन तभी एमसी ने बस अपनी आंखें उठाईं और उसकी किलिंग इंटेंट देखकर सबके चेहरे उड़ गए। उन्हें समझ आ गया कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग गए। लेकिन दूसरी तरफ एमसी अपनी सारी ताकत ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका था। उसका शरीर जवाब देने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा, क्या मैं यहीं मरने वाला हूं? एमसी को लगा था कि अब उसकी मौत पक्की है। लेकिन तभी एक मिस्टीरियस वुल्फ गर्ल उसे अपनी पीठ पर उठाकर ले गई। वो उसे अपने हिडन विलेज में ले आई। सबको एमसी इंसान ही लग रहा था, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग महसूस हो रहा था। फिर एमसी की आंख खुलती है और उसे एहसास होता है कि उसके शरीर से पॉइजन का असर गायब हो चुका है, क्योंकि उस विलेज के पास एंटीडोट था। एमसी ने जैसे ही विलेज देखा, वो तुरंत समझ गया ये कोई नॉर्मल जगह नहीं थी, ये था बीस्ट फोक का हिडन विलेज। लेकिन तभी विलेज का ओल्ड चीफ अचानक एमसी के सामने झुक गया। अब से ये विलेज तुम्हारे हवाले है। एमसी और रिया दोनों शॉक में चले गए, क्योंकि एमसी को इस विलेज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन ओल्ड चीफ बार बार बस एक ही बात कह रहा था, तुम ही वो इंसान हो जो इस विलेज को बचाएगा। तभी एमसी को भी महसूस हुआ कि इस विलेज पर बहुत जल्द कोई बड़ी डिजास्टर आने वाली है। रिया ने फिर एमसी को उस विलेज का सबसे बड़ा सीक्रेट बताया। ये हिडन विलेज वरेन नाम की जगह थी, एक ऐसी लोकेशन जो पूरी रॉकी माउंटेन्स के पीछे छुपी हुई थी। और सबसे शॉकिंग बात, आज तक कोई भी इंसान इस विलेज को डिस्कवर नहीं कर पाया था, क्योंकि वहां पहुंचने का सिर्फ वन वे था, रैबिट बीस्ट फोक द्वारा बनाए गए सीक्रेट टनल्स। लेकिन उन टनल्स के अंदर एक डेंजरस मजे जैसा स्ट्रक्चर था। अगर कोई अंदर घुस भी जाए तो सही रास्ता ढूंढना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अनईजी फीलिंग आने लगी। उसे लग रहा था कुछ बहुत गलत होने वाला है। और तभी टनल के अंदर किसी अननोन आदमी की क्रीपी लाफ गूंज उठी, ही। और अगले ही पल एक शैडो चुपचाप विलेज को देख रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या एमसी सच में इस हिडन विलेज को बचा पाएगा, या फिर एनिमीज पूरे बीस्ट फोक विलेज को खत्म कर देंगे? एक इंसान वॉरेन गांव तक कैसे पहुंच गया? सभी की नजरें उस डाकू पर टिक गईं जिसे गांव वालों ने पकड़ रखा था। बीस्ट फोक तुरंत उससे पूछताछ करने लगे। एमसी तुरंत समझ गया, रिया के साथ लड़ाई में जो खून गिरा था उसी निशान का पीछा करके ये यहां तक पहुंच गया। लेकिन फिर एमसी को एक और बात समझ आए, रुको, डाकू तो 3 थे, बाकी 2 कहां हैं? और उसका जवाब सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। डाकू हंसते हुए बोला, बेवकूफ बीस्ट फोक। फिर उसने एक और खौफनाक सच बताया, वे दोनों हमारे सरदार को बुलाने गए हैं, और हमारा नेता स्क्रीमिंग आउल अब 200 से ज्यादा डाकुओं के साथ यहां आने वाला है। ये सुनते ही पूरा गांव सन्न रह गया। डाकू की बात खत्म होते ही दृश्य दूसरी तरफ चला गया। स्क्रीमिंग आउल, एक ऐसा डाकू जिससे पूरा राज्य तक डरता था। उसने अपने आदमी से कहा, शाबाश, तुमने बीस्ट फोक का छिपा हुआ ठिकाना ढूंढ ही लिया। तभी पता चला कि यह सब शुरू से ही उनकी योजना का हिस्सा था। वे सिर्फ लूटने नहीं आए थे, उनका असली निशाना था बीस्ट फोक का गुप्त गांव। अब तुम सब मरने वाले हो। एमसी ने सीधे उस गद्दार आदमी की तरफ देखा, लेकिन गद्दार कुछ समझ पाता उससे पहले ही एमसी ने एक ही मुक्के में उसे जमीन पर गिरा दिया। फॉक्स लड़की भी हैरान रह गई, क्योंकि एमसी अब बातें करने के मूड में नहीं था। उसने साफ कह दिया, हम वॉरेन गांव को हर हाल में बचाएंगे। लेकिन तभी जंगल के बाहर से कुछ लोग गांव की तरफ बढ़ने लगे। वही डाकुओं का गिरोह जिसने फॉक्स गांव को अपना नया अड्डा बनाने की योजना बना ली थी। अब एमसी ने पूरी स्थिति का ध्यान से विश्लेषण किया, लेकिन जब एमसी ने वॉरेन गांव की ताकत देखी
तो सच्चाई और भी ज्यादा चौंकाने वाली निकली। पूरे गांव में सिर्फ 3 बुल बीस्टिकिन थे, 2 डियर बीस्टिकिन, 1 फॉक्स बीस्टिकिन और बाकी रैबिट बीस्टिकिन को मिलाकर कुल योद्धाओं की संख्या सिर्फ 112 थी। यानी दुश्मन लगभग 2 गुना था। क्योंकि संख्या के हिसाब से देखा जाए तो उनकी हार लगभग तय थी। लेकिन एमसी कोई साधारण इंसान नहीं था। तभी एमसी ने टॉर की तरफ देखा और पूछा, टॉर, अगर ताकत की बात करें तो रिया कितनी शक्तिशाली है? लेकिन टॉर का जवाब उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। उसने दूर खड़ी रिया की तरफ देखते हुए कहा, रिया वॉरेन की सबसे शक्तिशाली योद्धा है। लेकिन टॉर अभी रुका नहीं। उसने आगे कहा, अगर वॉरेन के सारे लोग एक साथ भी रिया से लड़ने आ जाएं, तो भी रिया ही जीतेगी। ये सुनते ही एमसी के चेहरे का भाव बदल गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। पूरे गांव के 112 योद्धा और उन सबसे ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ एक फॉक्स बीस्टिकिन, मतलब रिया इतनी ताकतवर है या फिर बाकी रैबिट बीस्टिकिन इतने कमजोर हैं। उसके लिए स्थिति समझना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर वह अब भी एक ही बात सोच रहा था, काश मुझे गेम की तरह सबके रैंक और आंकड़े दिखाई दे जाते। तभी अचानक उसके दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा, रुको, आंकड़े। क्योंकि उसे याद आ गया कि उसके पास एक विशेष कौशल था, रूलर्स आई। एमसी ने तुरंत खुद से कहा, अगर मैं इस कौशल को सक्रिय कर पाया तो मुझे सबकी असली ताकत पता चल जाएगी। लेकिन समस्या ये थी, उसे कौशल सक्रिय करना ही याद नहीं था। एमसी ने सबसे पहले अपनी इन्वेंट्री खोलने की कोशिश की। एक लाल सिस्टम विंडो उसके सामने प्रकट हुई। लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, इन्वेंट्री लगभग पूरी तरह खाली थी। और तभी उसे एक और झटका लगा। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। मेरी तलवार, वही दैत्याकार लाल तलवार जो उसे सिस्टम से मिली थी। एमसी को तुरंत याद आया कि राज्य से भागते समय पूरा इलाका ढह गया था और उसकी तलवार वहीं मलबे के नीचे छूट गई थी। अब वापस जाकर उसे लाना असंभव था। तलवार जा चुकी थी, लेकिन अभी उसे एक और महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान देना था, रूलर्स आई। एमसी ने फिर से ध्यान केंद्रित किया और इस बार उसकी आंखों में एक अजीब लाल चमक उभर आई। सिस्टम ने लक्ष्य तय कर लिया। उसकी नजर सीधे रिया पर जाकर टिक गई और अगले ही पल रूलर्स आई सक्रिय हो गई। अगले ही पल एक लाल सिस्टम विंडो उसके सामने खुल गई और जो परिणाम आया उसे देखकर एमसी सच में हैरान रह गया। रिया का रैंक बी रैंक था, यानी उसकी ताकत एक मध्य स्तरीय नाइट के बराबर थी। एमसी ने सोचा था कि रिया मजबूत होगी, लेकिन इतनी मजबूत, यह उसकी उम्मीद से भी ज्यादा था। अब एमसी ने पूरे गांव के लोगों को एक एक करके देखना शुरू किया। रैबिट ट्राइब, वुल्फ ट्राइब, सभी के आंकड़े। लेकिन एक समस्या थी, रूलर्स आई हर बार इस्तेमाल करने पर उसकी सहनशक्ति और मना को तेजी से खत्म कर रही थी। सारी गणनाएं पूरी करने के बाद उसने रिया और बाकी नेताओं को बुला लिया। फिर गंभीर चेहरे के साथ बोला, अब मैं तुम सबको पूरा प्लान बताता हूं। लेकिन उसी समय जंगल के दूसरे छोर से एक बड़ी मुसीबत उनकी तरफ बढ़ रही थी। मानव शिकारी और भाड़े के सैनिकों का एक दल तेजी से छिपे हुए गांव की तरफ बढ़ रहा था। पेड़ों के पीछे छिपे खरगोश स्काउट्स ने सबसे पहले उन्हें देख लिया। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, खरगोश स्काउट सीधा हवा में उछल गया। छोटी खरगोश लड़की सदमे में जम गई। उसकी आंखों के सामने उसका भाई जमीन पर जा गिरा। उसने खरगोश लड़की को देखकर हंसते हुए कहा, तो तुम्हें पहले ही पता चल गया। अपने खून से लथपथ भाई को देखकर लड़की चीख पड़ी, भागो। शिकारी सरदार ने भागती हुई लड़की को देखा, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। वह हंसते हुए बोला, उन्हें भागने दो, डर फैलाना ज्यादा जरूरी है। उधर एमसी की निकासी योजना पूरी रफ्तार से चल रही थी। गुफा के अंदर सभी अलग अलग समूहों में काम कर रहे थे। तभी वही खरगोश लड़की जान बचाकर गुफा की तरफ दौड़ी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, चेहरे पर खून और धूल लगी हुई थी। वह पूरी रफ्तार से अंदर घुसी और चीख पड़ी, वे आ गए। इंसान, हर बीस्ट फोक के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन एमसी बिल्कुल नहीं हिला। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और मन ही मन सोचा, मैं वह अकेला खिलाड़ी हूं जो 100 वेव्स पार कर चुका है और ये मॉन्स्टर फैक्शन की पहली रक्षा लड़ाई है। हंटर लीडर आखिरकार फॉक्स बीस्ट फोक के छिपे हुए अड्डे तक पहुंच गया। हंटर लीडर ने अपनी सेना की तरफ देखा और जोर से चिल्लाया, सूरज डूबने से पहले सब खत्म कर देंगे। लेकिन गुफा के अंदर एमसी और फॉक्स लड़की प्रवेश द्वार पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ हंटर्स गुफा के अंदर आगे बढ़ते जा रहे थे। एक स्काउट बोला, इस रफ्तार से हम 30 मिनट में गांव पहुंच जाएंगे। सबको लग रहा था कि बीस्ट फोक डर के मारे छिप गए हैं।
लेकिन तभी उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रुको, जमीन के नीचे से कोई आवाज आ रही है। अगले ही पल पूरी जमीन जोर से हिलने लगी, पत्थर टूटने लगे और हंटर्स के चेहरों पर पहली बार डर दिखाई देने लगा। जैसे ही जमीन फटी, हंटर्स सीधे एमसी के जाल में फंस गए। कई लोग गड्ढों में गिर गए और कुछ के हाथ पैर बुरी तरह घायल हो गए। मेरा हाथ, मेरी टांग टूट गई, पूरी सुरंग दर्द भरी चीखों से गूंज उठी। एक हंटर घबरा कर बोला, कल जब हम यहाँ आए थे तब तो ऐसे जाल नहीं थे। लेकिन हंटर लीडर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। तभी उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से आगे फेंक दिया। धड़ाम, पत्थर जमीन पर गिरा और एक और छिपा हुआ जाल सक्रिय हो गया। हंटर लीडर ने जमीन को ध्यान से देखा, फिर उसके दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। ये गुफा प्राकृतिक नहीं है, इसे पहाड़ के अंदर हाथों से खोदा गया है। ध्यान से देखो, जहां ज्यादा बजरी पड़ी है वहीं जाल है। हंटर लीडर हल्का सा हंस पड़ा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एमसी का असली सरप्राइज अभी शुरू भी नहीं हुआ था। रैबिट लड़की छिपकर हंटर्स को देख रही थी। जब उसने देखा कि हंटर्स जाल का राज समझ गए हैं तो वह घबरा गई। ओह नहीं, उन्होंने जाल ढूंढ लिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। लेकिन तभी एमसी के चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। बिल्कुल योजना के मुताबिक। रैबिट लड़की हैरान रह गई। क्या पकड़े जाना भी योजना का हिस्सा था? इतने कम समय में ठोस चट्टान को खोदना और जालों को पूरी तरह छिपाना लगभग असंभव था। सिर्फ 2 ही असली गड्ढे थे। एमसी का असली उद्देश्य नुकसान पहुंचाना नहीं था, उसका लक्ष्य सिर्फ समय खरीदना था। इसी बीच हंटर्स गुफा के अंदर और आगे बढ़ते गए, लेकिन कुछ देर बाद सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। उनके सामने एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई अलग अलग सुरंगें खड़ी थीं। हंटर्स अब पूरी तरह उलझन में पड़ चुके थे। उनके सामने 3 अलग अलग रास्ते थे, इसलिए उन्होंने अपनी टीम को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। स्कारफेस लीडर ने आदेश दिया, बाएं वाला रास्ता मेरा भाई क्रेन लेगा, बीच वाला रास्ता डंप संभालेगा और दाएं रास्ते पर मैं खुद जाऊंगा। अगले ही पल पूरी टीम 3 समूहों में बढ़ गई। हर समूह अपने अपने टनल में घुस गया। लेकिन कुछ ही देर बाद एक समूह के सामने अचानक बड़े बड़े पत्थर गिर पड़े। रास्ता बंद है। उधर दूसरे टनल में डंप और उसकी टीम को दूर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई। डंप के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। हाँ, यही जगह होगी, सब तैयार हो जाओ, बैटल शुरू होने वाली है। इसी समय तीसरा समूह भी एक चमकदार निकास तक पहुंच गया। उसने हाथ उठाकर आदेश दिया, कोई रहम नहीं, सबको मार डालो। और अगले ही पल पूरा हंटर ग्रुप जानलेवा रफ्तार से आगे दौड़ पड़ा। जैसे ही हंटर्स केव से बाहर निकले, स्कारफेस लीडर एकदम चौंक गया। यह क्या बकवास है? उसे लगा था कि बाहर सीधे बीस्ट फोक विलेज मिलेगा, लेकिन सामने सिर्फ घना जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। तभी दूसरे टनल से निकली डंप की टीम भी बाहर पहुंच गई। दूर उन्हें एक छिपी हुई बस्ती दिखाई दी। डंप कोई मूर्ख नहीं था, उसे पता था कि बिना योजना के हमला करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए उसने तुरंत अपने आदमी को आदेश दिया, वापस जाओ, बॉस और वाइस बॉस को खबर दो कि हमने उनका हाइडआउट ढूंढ लिया है। लेकिन दौड़ते दौड़ते अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। अगले ही पल धड़ाम, एक जबरदस्त धमाका हुआ और पूरा रास्ता कांप उठा। एमसी पहले ही समझ चुका था कि हंटर्स मदद बुलाने की कोशिश करेंगे और अब वह किसी भी हंटर को संदेश लेकर भागने नहीं देने वाला था। डंप घबराकर चिल्लाया, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। जंगल के हर कोने से रैबिट, डियर और वुल्फ बीस्ट फोक बाहर निकल आए। तभी एमसी आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में आदेश दिया, ऑल यूनिट्स चार्ज। सैकड़ों बीस्ट फोक सीधे हंटर्स की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन डंप भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपना विशाल हैमर उठाया और गरज कर बोला, सबको मार डालो, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। दोनों सेनाएं पूरी रफ्तार से एक दूसरे की तरफ बढ़ीं। सबसे आगे थी छोटी रैबिट बीस्ट फोक वॉरियर्स और उनके सामने था खुद डंप। लेकिन उसी समय एमसी जोर से चिल्लाया, अभी ऑल यूनिट्स बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। सभी बीस्ट फोक के शरीर से ऊर्जा निकलने लगी। डंप ने तुरंत हैमर जमीन पर दे मारा। डंप की आंखें फटी रह गईं। क्या वे सब कहां गए? एक पल पहले जो सेना उसके सामने थी वह अचानक गायब हो चुकी थी। अब एमसी की असली स्ट्रैटेजी सामने आई। जैसे ही बीस्ट फोक ट्रांसफॉर्म हुए, पूरा इलाका घने धुएं से भर गया। एक ही पल में हंटर्स की नजर लगभग खत्म हो गई। एमसी मुस्कुराते हुए सोचने लगा, अब हम स्मोक स्क्रीन टैक्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हंटर्स चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे।
इसी अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए रैबिट बीस्ट फोक ने अपना विशेष हमला शुरू कर दिया। एक हंटर गुस्से में तलवार घुमाते हुए चिल्लाया, लेकिन उसे समझने का मौका भी नहीं मिला। एक रैबिट बीस्ट फोक सीधे उसके चेहरे पर कूद गई। धौंक! उसका मुंह टेढ़ा हो गया और वह दर्द से चीख उठा। अब हंटर्स को समझ आ गया था, यह कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। यह एमसी के पूरी तरह योजनाबद्ध एम्बुश की शुरुआत। अब संख्या का फायदा भी बीस्ट फोक के पास था। एमसी ने आत्मविश्वास से कहा, इस रफ्तार से हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। लेकिन हंटर्स इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। उनका लीडर गरज कर बोला, मुझे कवर दो, इन रैबिट्स को खत्म कर दो। स्थिति देखकर एमसी ने तुरंत नया आदेश दिया, रिया, उस तरफ मदद करो। फॉक्स गर्ल रिया ने बिना एक पल गंवाए सिर हिला दिया। समझ गई, और अगले ही पल वह इतनी तेजी से दौड़ी कि हंटर्स उसकी हरकत तक नहीं देख पाए। ये कितनी तेज है! एक हंटर ने क्रॉसबो सीधे उसकी तरफ तान दी। फॉक्स, मैं तुम्हें गिरा दूंगा। लेकिन तीर छूटने से पहले ही रिया उसके सामने पहुंच चुकी थी। रिया ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और सीधे हमला कर दिया। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि सामने खड़ा आदमी प्रतिक्रिया तक नहीं दे पाया। सिर्फ एक किक में उसने उस विशाल योद्धा को हवा में उछाल दिया और अगले ही पल उसके ऊपर छलांग लगाकर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। जो लोग अब तक बीस्ट फोक को कमजोर समझ रहे थे, उनकी आंखों के सामने पूरा नजारा बदल चुका था। पीछे खड़ा कमांडर सदमे में ये सब देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ पल पहले जो लोग शिकार लग रहे थे, वे अचानक इतने खतरनाक कैसे बन गए। रिया ने उस योद्धा को जमीन पर दबाकर ठंडी आवाज में कहा, स्मोक अटैक्स और सरप्राइज एम्बुश की वजह से ह्यूमन आर्मी हर तरफ बिखर रही। तभी बैटलफील्ड के बीचों बीच एक विशालकाय आदमी दिखाई दिया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन अगले ही पल स्थिति और भी खतरनाक हो गई। जो विशाल दुश्मन अब तक हारता हुआ दिखाई दे रहा था, उसने अचानक अपनी स्पेशल स्किल एक्टिवेट कर दी। ये देखते ही एमसी समझ गया कि यह कोई साधारण पावर अप नहीं है। दुश्मन ने अपनी स्ट्रेंथ, अटैक और डिफेंस तीनों को एक साथ बढ़ा लिया था। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। पावर अप लेने के बाद भी वह विशाल दुश्मन अचानक उलझन में पड़ गया और किसी अनजान दिशा में देखने लगा, मानो उसे किसी और भी ज्यादा शक्तिशाली मौजूदगी का एहसास हो गया हो। और फिर उसके पीछे एक विशाल शैडो दिखाई दी। अगले ही पल एक जबरदस्त टक्कर हुई। उठा। इसी बीच दूसरी तरफ केव के अंदर इंतजार कर रहे लोग भी बेचैन होने लगे थे। काफी समय बीत चुका था, लेकिन जो लोग बाहर गए थे, उनमें से अब तक कोई भी वापस नहीं लौटा। तभी उनका लीडर अचानक खड़ा हुआ और बोला, बॉस की चिंता मत करो। उसे पूरा भरोसा था कि बाहर गया हुआ ग्रुप मिशन पूरा करके ही लौटेगा। इसलिए उसने सबको आदेश दिया कि तुरंत डंप एरिया की तरफ बढ़ो। पूरे 60 बैंडिट्स पकड़े जा चुके थे। सभी को जमीन में गाड़ दिया गया था ताकि कोई भाग न सके। लेकिन एमसी जानता था कि असली समस्या अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बचे हुए दुश्मनों की संख्या अब भी उनसे ज्यादा थी। तभी एमसी ने टॉरस को बुलाया। टॉरस, जी चीफ। एमसी ने बैटलफील्ड में बिखरे हुए वेपन्स और लूट की तरफ देखा। फिर उसने नया आदेश दिया, अब से यह सारा इक्विपमेंट सभी वॉरियर्स में बांट दो, क्योंकि अगली लड़ाई पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली थी। उन्हें पूरा यकीन था कि मॉन्स्टर कैंप कहीं न कहीं यहीं छिपा हुआ है। लेकिन जब वे आखिरकार उस जगह पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। जमीन के अंदर दर्जनों लोग गर्दन तक गाड़े हुए थे। सबके मुंह बंद थे और हालत बेहद खराब लग रही थी। बैंडिट गैंग के लोग तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह सब एमसी की योजना का हिस्सा था। जैसे ही वे उन गाड़े हुए लोगों को बाहर निकालने लगे, अचानक आसपास छिपे रैबिट मॉन्स्टर्स उन पर टूट पड़े। उधर बैंडिट बॉस भी परेशान हो रहा था। उसके पास इलाके का सही नक्शा नहीं था और पहाड़ों के अंदर का रास्ता किसी भूलभुलैया से कम नहीं था। लेकिन काफी देर भटकने के बाद आखिर उन्हें सही सुरंग मिल ही गई। इसी बीच दूर खड़े एमसी और रिया उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। एमसी के चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं था, मानो सब कुछ उसकी गणना के अनुसार ही हो रहा हो। कुछ ही देर बाद पूरी दुश्मन गैंग गुफा से बाहर निकलकर उनके सामने आ गई। एमसी ने शांत आवाज में अपनी पहली चाल चली। उसने जमीन में गाड़े हुए एक बैंडिट की गर्दन पर तलवार रख दी और दुश्मनों को सीधी चेतावनी दे दी, या तो अपने हथियार नीचे रख दें या फिर अपने ही साथी की मौत अपनी आंखों से देखें। लेकिन अगले ही क्षण गुफा के अंदर से जोरदार हंसी गूंज उठी। तभी बैंडिट बॉस आगे बढ़ा। अचानक उसने अपनी स्पेशल स्किल एक्टिवेट कर दी। पूरा इलाका बैंगनी ऊर्जा से भर गया। जमीन पर एक विशाल मैजिक सर्कल बन गया और उसके सभी आदमियों के शरीर से डार्क ऑरा निकलने लगी। यह कोई साधारण स्किल नहीं थी,
यह एक एरिया वाइड बफ था जो पूरी सेना को एक साथ ताकत दे रहा था। उनकी आंखें चमकने लगीं, चेहरों पर खून की प्यास साफ दिखाई दे रही थी, और बिना एक पल गंवाए पूरी गैंग मॉन्स्टर कैंप पर टूट पड़ी। सबसे पहले कुछ रैबिट मॉन्स्टर्स ने बिजली जैसी रफ्तार से पलटवार किया। छोटे होने के बावजूद उनकी गति इतनी तेज थी कि कई बैंडिट्स प्रतिक्रिया तक नहीं दे पाए। लेकिन बफ के असर में आए बैंडिट्स दर्द को नजरअंदाज कर रहे थे। उनकी आंखों में सिर्फ खून और तबाही दिखाई दे रही थी। इसी बीच एमसी दूर खड़ा हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसे एहसास हुआ कि रिया कहीं दिखाई नहीं दे रही। धूल के बीच उसने रिया को देख लिया। बीस्टकिन लड़की लगातार लड़ते लड़ते लगभग अपनी सारी स्टैमिना खो चुकी थी, इसलिए उसने एक नया प्लान एक्टिवेट करने का फैसला किया। उसकी नज़र सीधे दुश्मन सेना के लीडर पर जा टिकी, और यही एक चाल पूरी लड़ाई का परिणाम बदल सकती थी। तभी टॉरस ने अपनी बची हुई सारी शक्ति एक जगह इकट्ठा कर दी। अगले ही पल उसकी स्किल एक्टिवेट हुई। अवेकनिंग ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होते ही टॉरस सीधे एनिमी लीडर की तरफ टूट पड़ा। उसकी रफ्तार और ताकत देखकर कई बैंडिट्स रास्ते से ही उछल गए। एमसी भी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ गया। लेकिन एनिमी लीडर भी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने बिना डरे टॉरस का सामना किया। दोनों की टक्कर से पूरी जमीन कांप उठी। धूल और पत्थर हर तरफ उड़ने लगे। लेकिन अगले ही क्षण जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। बैंडिट बॉस के चेहरे पर डर का नामोनिशान तक नहीं था। इसी बीच एमसी ने भी मौका देखकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बैंडिट बॉस पहले से तैयार था। एक ही पल में उसने टॉरस और एमसी दोनों पर एक साथ पलटवार कर दिया। जबरदस्त टक्कर के साथ दोनों दूर जाकर जमीन पर गिर पड़े। बैंडिट बॉस ने उन्हें संभलने का मौका तक नहीं दिया। सबसे पहले उसने टॉरस के सीने पर एक भयानक किक मारी, और उसके तुरंत बाद उसका अगला निशाना एमसी बना। बैंडिट बॉस का भारी पंच सीधे एमसी को जा लगा। एमसी भी हवा में उछलता हुआ दूर जाकर गिर पड़ा। कुछ पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे पूरी स्थिति उनके हाथों से निकल चुकी हो। उसे पता था कि सिर्फ ताकत से ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती। तभी उसके सामने लाल रंग की सिस्टम विंडो खुल गई। यह उसकी पैसिव स्किल थी। जैसे ही उसने स्किल एक्टिवेट की, आंखों में खून जैसी चमक आ गई। सिस्टम ने तुरंत बोनस अप्लाई कर दिया। ह्यूमन ओपोनेंट्स के खिलाफ उसके सारे स्टैट्स कई गुना बढ़ गए, और अगले ही पल उसका पहला हमला इतना तेज था कि एनिमी लीडर प्रतिक्रिया तक नहीं दे पाया। एक जोरदार वार के साथ वह हवा में उछल गया। पहली बार बैटलफील्ड का पलड़ा बदलता दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी एनिमी लीडर मुस्कुरा दिया। उसके चेहरे से खून बह रहा था, फिर भी उसकी आंखों में डर नहीं था, और यही बात एमसी को सबसे ज्यादा खतरनाक लगी। अगले ही पल एनिमी लीडर ने अपना हाथ बढ़ाया। एमसी कुछ समझ पाता उससे पहले उसका सिर लोहे जैसी पकड़ में जकड़ लिया गया। एक ही झटके में उसे जमीन पर इतनी जोर से पटका गया कि धरती फट गई। उसका बूस्ट उसे ताकतवर तो बना रहा था, लेकिन एनिमी लीडर अब भी शारीरिक ताकत में उससे ऊपर था। उसने एमसी का सिर जमीन पर दबा दिया। मॉन्स्टर्स और बीस्टकिन अपने लीडर को देखकर घबरा चुके थे। तभी एक बीस्टकिन वॉरियर की नजर दूर दौड़ती हुई लिया पर पड़ी। वह बिना डरे एमसी की तरफ भाग रही थी। उसी समय कहीं दूर से क्रॉसबो का ट्रिगर दबा। एक तीर उसकी तरफ उड़ चुका था, लेकिन लिया को इसकी खबर तक नहीं थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, एमसी को बचाना। इसी दौरान एनिमी लीडर ने डूबते हुए सूरज की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। एनिमी लीडर के आदेश के साथ ही पूरा बैटलफील्ड एक भयानक नाइटमेयर में बदल गया। आसमान से जलते हुए प्रोजेक्टाइल्स गिरने लगे। बीस्टकिन सेटलमेंट आग की लपटों में घिर गया। खेत जलने लगे, घर राख बनने लगे, हर तरफ चीखें गूंज उठीं। बच्चे, बूढ़े और निर्दोष लोग जान बचाकर भागने लगे, लेकिन आग इतनी तेजी से फैल रही थी कि बच निकलना भी मुश्किल हो गया। एमसी ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसकी फैक्शन उसकी आंखों के सामने बर्बाद हो रही थी। एनिमी लीडर उसके पास आया और बोला, सब खत्म हो चुका है। तुम्हारी फैक्शन खत्म, तुम्हारा रेजिस्टेंस खत्म, और अब तुम्हारी कहानी भी खत्म। लेकिन उसी समय सूरज पूरी तरह डूब चुका था। एमसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि उसका इंतजार खत्म हो चुका था। पूर्णिमा का चांद, फॉक्सकिन रेस की असली ताकत, और लिया की हिडन स्किल, सब कुछ एक साथ एक्टिवेट हो चुका था। चांद की रोशनी पड़ते ही उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई। एनिमी लीडर कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक चमक बैटलफील्ड में दौड़ी। अगले ही पल उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। उसका हाथ लगभग बेकार हो चुका था, खून बहने लगा। जैसे ही वह हमला करने के लिए करीब पहुंचा, लिया ने पूरी शांति के साथ अपना हथियार घुमाया, और अगले ही पल बैंडिट बॉस का सिर उसके धड़ से अलग हो चुका था।
किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका लीडर इतनी आसानी से मारा जा सकता है। अब तक जो लोग अपने लीडर की ताकत पर घमंड कर रहे थे, उनका सारा आत्मविश्वास एक ही पल में टूट गया। और रात के साथ ही एक और चीज एक्टिवेट हो गई। सिस्टम एमसी के सामने एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुआ। रात होते ही मॉन्स्टर्स को प्राकृतिक बोनस मिल जाता था। मॉन्स्टर साइड के फाइटर्स नए जोश के साथ लड़ने लगे। रैबिट ट्राइब की लीडर ने भी मौका देखकर जोर से आदेश दिया, और देखते ही देखते सोल्जर्स भागने लगे। बीस्ट फोक वॉरियर्स उनके पीछे दौड़ पड़े, क्योंकि उन्होंने वह कर दिखाया था जिसे असंभव माना जाता था। उन्होंने ह्यूमंस को हरा दिया था। लेकिन एमसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वह चुपचाप तबाह हो चुके विलेज को देख रहा था। टूटी हुई दीवारें, जले हुए घर, जमीन पर बिखरे हथियार, और वे बीस्ट फोक जो अब कभी वापस नहीं उठेंगे। जीत मिल गई थी, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी थी। विलेज का आधा हिस्सा नष्ट हो चुका था। तभी उसके सामने एक लाल सिस्टम विंडो खुल गई। मॉन्स्टर फैक्शन एस्टैब्लिशमेंट आखिरकार कंप्लीट हो चुका था। सिस्टम ने तुरंत रिवॉर्ड भी दे दिया, लेकिन एमसी की नज़र एक खास रिवॉर्ड पर जाकर टिक गई। रैंडम स्किल। उसने बिना समय गंवाए रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर लिया। अगले ही पल उसे एक नई एबिलिटी प्राप्त हुई, वेपन रिफाइनमेंट। कुछ दिन बीत गए। जो विलेज पहले सिर्फ आग और तबाही से भरा हुआ था, वहां अब रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका था। इसी दौरान बैटल में पकड़े गए बैंडिट्स और सोल्जर्स का फैसला भी करना था। बीस्ट फोक उन्हें तुरंत मार देना। निहत्थे और बंधे हुए लोगों को मारना उतना आसान नहीं था जितना बैटलफील्ड में लगता है। उसने उन्हें एक छोटी बोट दी और समुद्र की ओर भेज दिया। ऊपरी तौर पर यह दया लग रही थी, लेकिन वास्तव में यह एक टेस्ट था। एमसी जानता था कि उस समुद्र में सामान्य मछलियां नहीं रहती। वहां भयानक सी मॉन्स्टर्स घूमते थे। इसलिए उसने उन्हें सिर्फ आज़ादी नहीं दी, उसने उन्हें अपनी जान बचाने का एक मौका दिया। इसी दौरान एमसी को एक और महत्वपूर्ण बात पता चली। उनका लीडर किसी खास चीज की तलाश में था, और उसका सुराग एमसी को रिया के घर से मिला। उसकी नज़र कमरे में लटक रहे रंग बिरंगे क्रिस्टल्स पर पड़ी, और सिस्टम ने उनका असली नाम बता दिया, एनहांसमेंट स्टोन्स। ये दुर्लभ मटेरियल्स थे जिनसे वेपन्स और इक्विपमेंट को मजबूत बनाया जा सकता था। अब एमसी को समझ आने लगा कि बैंडिट्स इस विलेज के पीछे क्यों पड़े हुए थे। लेकिन तभी ऊपर से एक बड़ा बैग कमरे के बीचों बीच आ गिरा। जब उसे खोला गया तो एमसी की आंखें फटी रह गईं। पूरा बैग एनहांसमेंट स्टोन्स से भरा हुआ था। लेकिन चौंकाने वाली बात यही खत्म नहीं हुई। एक और बैग गिरा, फिर एक और फिर एक और। कुछ ही पलों में पूरा कमरा स्टोन्स से भरे बैग से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पूरे किंगडम का ट्रेजर यहीं जमा कर दिया हो। बाद में एमसी को पता चला कि फॉक्स बीस्ट फोक ट्राइब को चमकदार चीजें इकट्ठा करने का शौक होता है। वे उन्हें गुड लक का प्रतीक मानते थे। उसने सारे एनहांसमेंट स्टोन्स को सावधानी से अपने इन्वेंटरी में स्टोर कर लिया, और फिर उसका अगला लक्ष्य साफ हो गया, इक्विपमेंट अपग्रेड करना। इसी सोच के साथ वह रिया को लेकर वेयरहाउस पहुंचा, जहां बैंडिट्स के छोड़े हुए वेपन्स रखे हुए थे। उसके दिमाग में एक नया एक्सपेरिमेंट चल रहा था। उसने एक साधारण वेपन उठाया, फिर इन्वेंटरी से एक एनहांसमेंट स्टोन निकाला, और अपनी नई स्किल एक्टिवेट कर दी, वेपन रिफाइनमेंट। अगले ही पल क्रिस्टल चमका। रिया घबरा गई। उसे लगा एमसी ने उसके कीमती स्टोन्स बर्बाद कर दिए। लेकिन एमसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका था। क्रिस्टल तो खत्म हो गया, लेकिन वेपन पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन चुका था। अब एमसी लगातार रिफाइनमेंट करने लगा। एक के बाद एक वेपन अपग्रेड होते गए। पूरा विलेज बार बार उठती लाल रोशनी देखकर हैरान था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एमसी अंदर क्या कर रहा है। कई घंटों की मेहनत के बाद साधारण वेपन्स भी खतरनाक बैटलफील्ड इक्विपमेंट बन चुके थे। यहाँ तक कि टॉर का साधारण हैमर भी कई गुना शक्तिशाली बन गया। एमसी ने उसे बुलाकर नया हैमर थमाया। टॉर ने उसे आसानी से उठा लिया। वेट बढ़ चुका था, पावर भी कई गुना बढ़ गई थी। लेकिन तभी एमसी को एक बात याद आई, और उसका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। जल्दबाजी में किंगडम से निकलते समय वह अपनी हेलब्रिंगर वहीं छोड़ आया था। ये बात याद आते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब वह ह्यूमन किंगडम के पास रह गई थी। ह्यूमन किंगडम की तरफ सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। किंगडम का पुनर्निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। एक विशाल गड्ढा, जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं समझ पाया था। कुछ लोगों का मानना था कि उसके अंदर कोई अजीब चीज मौजूद है। तभी एक प्रतिभाशाली मेज ने उस गड्ढे का निरीक्षण करते हुए महसूस किया कि उसके अंदर से कोई साधारण ऊर्जा नहीं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक नीचे से एक जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई, और कहानी सीधे उस गड्ढे के अंदर पहुंच गई।
हैरानी की बात तो ये थी कि किंगडम का सबसे शक्तिशाली नाइट राइज भी हेलब्रिंगर को बाहर नहीं निकाल पाया था। इसी कारण उस जगह को हमेशा के लिए सील करना असंभव बन गया था। और उसी समय मॉन्स्टर विलेज में बैठा एमसी भी एक अजीब बदलाव महसूस करने लगा। उसके सामने अचानक सिस्टम विंडो खुल गई, सीधे पॉपुलेशन को गिन रहा था। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, अगर मिशन पूरा करना है तो एमसी को अपनी मॉन्स्टर फैक्शन को 1000 मेंबर्स तक पहुंचाना होगा। बैंडेड बॉस को हराने के बाद एक और शॉकिंग चीज हुई। सिस्टम ने तुरंत एक नया फीचर अनलॉक कर दिया। अब वह सिर्फ अकेले फाइट नहीं करेगा, बल्कि 4 मेंबर्स की पार्टी बना सकता था। उसने तुरंत डिसाइड कर लिया, चलो पास के मॉन्स्टर्स को रिक्रूट करते हैं। लेकिन तभी टॉर ने उसे रोक दिया। उसने कहा, मैं नहीं आ सकता। ये सुनकर एमसी भी हैरान रह गया। आखिर क्यों? टॉर ने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर हम सब विलेज छोड़कर चले गए और इसी बीच किसी एनिमी ने अटैक कर दिया तो हमारा पूरा वॉरन बर्बाद हो जाएगा। तब एमसी को भी एहसास हुआ, फिर भी पार्टी का सिनर्जी इफेक्ट एक्टिवेट करने के लिए 4 मेंबर्स का होना बहुत जरूरी था। इसलिए उसने एक नया प्लान बनाया। टॉर विलेज में ही रहेगा और एक्सपेडिशन के लिए किसी और को चूज किया जाएगा। अब प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, 77 बीस्ट फोक में से कौन इतना केपेबल है जो एमसी की स्पेशल पार्टी में जगह बना सके। टॉर ने सभी विलेजेस को एक जगह बुलाया और उनसे कहा, अब सब अपनी एबिलिटीज दिखाओ। सिलेक्शन का प्रोसेस ऑफिशियली शुरू हो गया, लेकिन सबसे पहला कैंडिडेट आया और उसने कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मुझे एक्सपेडिशन पर नहीं जाना, मुझे वॉरन में ही रहना है। आखिर में एक एक करके हर किसी ने उसे मना कर दिया, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने धीरे से टॉर को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस दिए। अगले ही पल उसने जोर से अनाउंस किया, अब सिर्फ वही लोग यहाँ रुकेंगे जो सच में एक्सपेडिशन में जाना चाहते हैं। ये सुनते ही काफी बीस्ट फोक तुरंत वापस चले गए। तभी एक रैबिट गर्ल कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ी। उसने सैल्यूट किया और अपना इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम रेन है। अगर आप मुझे एक्सपेडिशन टीम में ले लेंगे तो मैं कुकिंग कर सकती हूँ। एमसी ने तुरंत उसका स्टेटस विंडो चेक किया और वहीं उसके लिए पहला सरप्राइज था। रेन एक रेयर डी रैंक बीस्ट फोक थी, लेकिन उसके एक्चुअल कॉम्बैट स्टैट्स देखकर एमसी थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। रेन पूरी उम्मीद के साथ खड़ी थी। एमसी ने टॉर से कहा, अगला कैंडिडेट बुलाओ। ये सुनते ही रेन की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन टॉर ने हैरानी से जवाब दिया, बस यही एक कैंडिडेट था। आखिरकार एक्सपेडिशन टीम तैयार हो गई। 2 वीक लेटर सब लोग आराम से आगे बढ़ रहे थे। तभी रेन के लंबे रैबिट ईयर्स अचानक खड़े हो गए। उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने धीरे से कहा, कुछ आ रहा है। एमसी ने आसपास देखा, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। रिया भी कंफ्यूज हो गई, मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। तब पता चला रेन सिर्फ एक ऑर्डिनरी रैबिट गर्ल नहीं थी। रैबिट ट्राइब में भी उसकी हियरिंग सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। इसी वजह से वह हमेशा वॉरन के आसपास स्काउटिंग करती थी। और रेन का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए कहा, ये रैट ट्राइब है। लेकिन बात सिर्फ कुछ रैट्स की नहीं थी। रेन की आवाज में पहली बार घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। ये पूरी आर्मी मूव कर रही है। एमसी तुरंत समझ गया, ये आम रैट्स नहीं, बूम रैट्स थे। फिर जो उसने देखा उसने सबको शॉक कर दिया। हजारों बूम रैट्स एक ही डायरेक्शन में भाग रहे थे। फिर धीरे से बोली, ह्यूमन किंगडम, मतलब पूरा रैट ट्राइब सीधा इंसानों के किंगडम की तरफ मार्च कर रहा था। ये बिल्कुल नॉर्मल बात नहीं थी। एमसी ने बिना देरी किए फैसला सुना दिया, हम भी इनका पीछा करेंगे। और फिर उसने अपने सबसे पावरफुल साथी छोटे ड्रैगन राइजल ड्रैक को बुलाया। बस फिर क्या था, एमसी और उसकी पूरी टीम बिना वक्त गंवाए सीधा बूमरैट्स के पीछे जंगल के ऊपर से ही निकल पड़ी। लेकिन इसी बीच कट होता है ह्यूमन किंगडम पर। अचानक पूरे शहर में इमरजेंसी बेल बजने लगी। मॉन्स्टर्स हमला करने आ रहे हैं। पूरा किंगडम पैनिक में आ गया। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज थी, डर। किंगडम के सोल्जर्स भी तुरंत फॉर्मेशन में आ गए। इसी भीड़ के बीच एक छोटी सी बच्ची ने अपनी माँ से मासूम सा सवाल पूछा, माँ, मॉन्स्टर्स हम पर अटैक क्यों करते हैं? माँ ने बिना सोचे जवाब दिया, क्योंकि वे सिर्फ हिंसा समझते हैं। उधर एमसी अभी भी आसमान में ड्रैगन राइजल ड्रैक के साथ उड़ रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद राइजल ड्रैक के पंख धीरे धीरे कांपने लगे। एमसी तुरंत समझ गया, बस यही इसकी लिमिट है। फिर उसने कहा,
अब आराम से नीचे उतरते हैं। लेकिन जैसे ही राइजलरैक ने अपनी पावर ढीली छोड़ी, एमसी को अचानक एहसास हुआ, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। और अगले ही सेकंड एमसी और छोटा ड्रैगन रिजेल कंट्रोल खो बैठे। दोनों सीधा जमीन की तरफ गिरने लगे। एक जबरदस्त धमाके के साथ वे दोनों नीचे आ गिरे। लेकिन सबसे पहले एमसी ने अपनी फिक्र नहीं की। उसने तुरंत रिजेल को अपनी बाहों में उठाया और पूछा, रिजेल, तुम ठीक तो हो ना? जब उसने आसपास देखा तो उसके होश उड़ गए। ये जगह आखिर है कहाँ? लेकिन असली शौक तो अभी बाकी था। एमसी ने सामने देखा और पूरा रैट ट्राइब जमीन पर पड़ा हुआ था। एक भी रैट मॉन्स्टर जिंदा नहीं था। हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई थीं। और तभी उनकी नजर एक जिंदा बचे रैट मॉन्स्टर पर पड़ी। रैबिट गर्ल ने तुरंत अपनी मेडिसिनल हर्ब उस रैट मॉन्स्टर के घाव पर लगाए। कुछ ही सेकंड्स में उसकी सांसें थोड़ी स्टेबल हो गईं। उसने धीरे से आंखें खोलीं। लेकिन जैसे ही उस रैट मॉन्स्टर की नजर एमसी पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम बदल गया। अगले ही पल वह जोर से चीखा और सीधा एमसी पर टूट पड़ा। तुम इंसान हो, ये सब ह्यूमंस ने ही हमारे साथ किया है। सिचुएशन एक सेकंड में कंट्रोल से बाहर जाने वाली थी। लेकिन तभी फॉक्स गर्ल बीच में आ गई। उसने रैट मॉन्स्टर को रोककर शांत आवाज में कहा, ध्यान से देखो। रैट मॉन्स्टर ने दोबारा एमसी को महसूस किया और इस बार वह खुद कंफ्यूज हो गया। ये दिखने में तो ह्यूमन है, लेकिन इसके अंदर से मॉन्स्टर की ऑरा क्यों आ रही है? एमसी ने फिर सीधा सवाल पूछा, हम रैट ट्राइब का पीछा करते हुए यहाँ तक आए थे। अब हमें बताओ, आखिर यहाँ हुआ क्या था? उसने सच बताना शुरू किया। किंगडम के आर्मर्ड ह्यूमंस, उनके नाइट्स अचानक हमारे गांव पर टूट पड़े। ये सुनते ही एमसी का चेहरा सीरियस हो गया। अगर किंगडम के नाइट्स खुद यहाँ आए थे तो बात सिर्फ एक छोटे अटैक की नहीं थी। रैट मॉन्स्टर ने आगे बताया, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। और धीरे धीरे सूरज भी ढलने लगा। रैट ट्राइब का चीफ गुस्से से दहाड़ उठा। उसकी आंखों में बदले की आग जल रही थी। उसने पूरी ट्राइब को देखते हुए चिल्लाकर कहा, ह्यूमंस अब तक हमारे 8 विलेजेस को मिटा चुके हैं। हमने आखिर उनका क्या बिगाड़ा था? तभी किंगडम की दीवारों पर खड़े कमांडर्स ने ठंडे अंदाज में ऑर्डर दिया, आर्चर्स पोजीशन। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, आओ गंदे मॉन्स्टर्स। ये सुनते ही रैट ट्राइब भी पूरी ताकत के साथ उनकी तरफ दौड़ पड़ी। वहीं दूसरी तरफ रैट मॉन्स्टर ने एमसी को एक बहुत बड़ी सच्चाई बताई। उसने बताया कि वे नाइट्स उन पर बिना वजह हमला नहीं कर रहे थे। उनका असली निशाना सिर्फ एक चीज थी, एक बैंगनी यानी पर्पल रंग का पत्थर। एमसी तुरंत समझ गया कि रैट मॉन्स्टर किस पत्थर की बात कर रहा है। वह कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि एक एस रैंक एन्चांटमेंट स्टोन था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, बैटलफील्ड का माहौल एकदम बदल गया। तभी रैट ट्राइब का चीफ जोर से गरजा, अपना सिर्फ एक ही मकसद याद रखना, ह्यूमंस को खत्म कर दो। उसकी आवाज के साथ ही हर रैट मॉन्स्टर की आंखों में अजीब सी बैंगनी रोशनी चमक उठी। अगले ही पल हजारों मॉन्स्टर्स बिना किसी डर के किंगडम की दीवारों की तरफ टूट पड़े। ये देखते ही ह्यूमन आर्मी ने भी तुरंत ऑर्डर दे दिया, आर्चर्स फायर। आसमान एक ही पल में तीरों से भर गया। बारिश की तरह गिरते तीर मॉन्स्टर्स को एक एक करके जमीन पर गिरा रहे थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी, इतनी तबाही के बाद भी कोई भी मॉन्स्टर रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जैसे उनके लिए अपनी जान की कोई कीमत ही न हो। तभी वॉल के ऊपर खड़ी ब्लॉन्ड मेज ने अपना स्टाफ हवा में उठाया और अगले ही सेकंड उसने अपनी स्किल एक्टिवेट कर दी, फ्लेम वॉल। एक विशाल आग की दीवार सीधा मॉन्स्टर्स की आर्मी के बीच फट पड़ी। रैट बॉस पूरे शरीर में तीर घुसे होने के बावजूद सीधा किंगडम के गेट की तरफ भाग रहा था। ह्यूमन सोल्जर्स बिना टाइम वेस्ट किए उस पर तीरों की बारिश करने लगे। हर सेकंड उसके शरीर में नए तीर घुस रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी, वह रुक ही नहीं रहा था। तभी उसके शरीर से अचानक नीली बिजली निकलने लगी। एक अजीब सी एनर्जी उसके अंदर जमा होने लगी। ये देखते ही व्हाइट हेयर नाइट के होश उड़ गए। यह क्या? ये तो खुद को ही उड़ाने वाला है। तुरंत पूरी वॉल पर अफरा तफरी मच गई। सब लोग गेट से दूर हटो। लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। तभी ब्लॉन्ड नाइट आगे बढ़ी। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी चमकती तलवार बाहर निकाली। स्किल स्वॉर्ड डांस ऑफ लाइट। अगले ही पल ब्लॉन्ड नाइट की स्वॉर्ड डांस ऑफ लाइट सीधा रैट बॉस से टकरा गई। लेकिन उस नाइट की परफेक्ट टाइमिंग की वजह से ब्लास्ट गेट के बिल्कुल सामने ही रुक गया।
किंगडम बच तो गया, लेकिन सिटी वॉल का एक हिस्सा बुरी तरह टूट चुका था। उधर काफी दूर खड़ा व्हाइट हेयर एमसी भी उस धमाके की आवाज सुन चुका था। उसके साथ खड़ी रिया और रेन भी हैरान रह गई। तभी एमसी को एक और बड़ी सच्चाई समझ आई। अब तक उसे लगता था कि मॉन्स्टर्स बिना किसी वजह के ह्यूमंस पर अटैक करते हैं, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो इस जमीन पर एक भी मॉन्स्टर जिंदा नहीं बचेगा। एमसी ने गहरी सांस ली और फिर अपना असली मिशन सबके सामने रख दिया। मेरा गोल सिर्फ मॉन्स्टर्स को बचाना नहीं है, मेरा असली टारगेट इस पूरे किंगडम को गिराना है। अब वक्त आ गया है इस चेन को तोड़ने का और इस दुनिया में दोबारा शांति लाने का। उसकी यह बात सुनते ही बचे हुए रैट ट्राइब के मॉन्स्टर्स एक एक करके अपनी छिपने की जगह से बाहर आने लगे। उन्होंने भी एमसी के साथ मिलकर एक नई शुरुआत करने का फैसला कर लिया। एमसी ने रैट ट्राइब के लीडर को एक मैप दिया और कहा, इस मैप में जो केव दिखाई गई है वहां जाओ और टॉर को ढूंढो। जैसे ही रैट ट्राइब वहां से गया, अचानक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब तक सिर्फ 82 मॉन्स्टर्स थे, लेकिन रैट ट्राइब के ज्वाइन करते ही ये नंबर सीधा 149 तक पहुंच गया। और अब एमसी, रिया और रेन तीनों सीधा उस स्वॉम्प की तरफ निकल पड़े, लाइजेड फोक ट्राइब को ढूंढते हुए। एमसी एक केव के पास पहुंचा, लेकिन वहां उसे लाइजेड फोक नहीं बल्कि कुछ गॉब्लिन्स मिल गए। एमसी ने बिना टाइम वेस्ट किए उन्हें भी वही मैप दे दिया और देखते ही देखते सिस्टम का काउंटर फिर से बढ़ने लगा, सीधा 189 और कुछ ही देर बाद 201 मॉन्स्टर्स। लेकिन तभी दूर से जमीन हिलती हुई नजर आई। एक बहुत बड़ी स्लाइम्स की भीड़ उनकी तरफ आ रही थी। वह उनके सामने जाकर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, रुको, मेरी बात सुनो। स्लाइम किंग हैरान होकर रुक गया। उसने पूछा, क्या हुआ? एमसी ने तुरंत कहा, अगर तुम उस रास्ते गए तो तुम सब मर जाओगे। काफी देर तक समझाने के बाद आखिरकार एमसी स्लाइम किंग को मना ही लेता है और उसी पल उसकी मॉन्स्टर आर्मी में एक साथ 793 नए स्लाइम्स शामिल हो जाते हैं। अब सिर्फ 6 मॉन्स्टर्स और एमसी का पहला बड़ा टारगेट कंप्लीट हो जाता। लेकिन इतनी देर तक लगातार चलते चलते एमसी और रिया दोनों बुरी तरह थक चुके थे। पहले कुछ खाना बना लेते हैं। ये सुनते ही बनी गर्ल एक्साइटमेंट से उछल पड़ी, क्या मैं कुकिंग कर सकती हूँ? एमसी को उसकी कुकिंग याद थी, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी। लेकिन कुछ ही देर बाद कैंप के अंधेरे से एक अजीब सी आवाज आई, हम, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बनी गर्ल घबरा गई। उसने सोचा शायद अंधेरे में कोई मॉन्स्टर छिपा हुआ है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो सामने खड़े थे 2 बड़े बड़े ओगर्स। डर के मारे उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकला, ओगर। एमसी भी तुरंत अलर्ट हो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर उन ओगर्स के शरीर पर पड़ी। उनके पूरे बदन पर गहरे जख्मों के निशान थे। वे खाने पर अटैक करने के बजाय बस उसकी खुशबू ले रहे थे। एमसी को तुरंत समझ आ गया, नहीं, ये वैसे मॉन्स्टर्स नहीं हैं। लेकिन तभी झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ एक मिस्टीरियस इंसान ये सब चुपचाप देख रहा था। एमसी ने उन जख्मी ओगर्स को देखकर, अगर चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक एक तेज रफ्तार साया सीधा एमसी की तरफ झपटा। पर उससे पहले कि वार लगता, रिया बिजली की स्पीड से बीच में आ गई। उसने अपने तेज पंजों से उस अनजाने अटैकर की तलवार रोक ली। तुम हो कौन? एमसी ने जब उस अटैकर का चेहरा देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके लंबे कान, एमसी के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, शब्द थे उस नए दुश्मन के, अब सिर्फ जिसने मॉन्स्टर्स ही नहीं, पूरे रैट इस ट्राइब को जंगल मौत में के एक घाट और उतार दिया खतरनाक था। रेस की एंट्री और हो अब चुकी थी। उसकी नजर हमारे एमसी पर थी। जैसे ही वो रहस्यमयी वॉरियर सामने आया, फॉक्स गर्ल बिना एक पल गनवाए सीधे उस पर टूट पड़ी। फॉक्स गर्ल के मुंह से चौंकते हुए निकला, डार्क एल्फ। डार्क एल्फ ने बिना कोई जवाब दिए बिजली की स्पीड से फॉक्स गर्ल को दबोच लिया। और इससे पहले कि वो खुद को छुड़ा पाती, उसकी पूरी बॉडी अचानक पैरालाइज हो गई। एमसी ये सब देखकर तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ा, लेकिन तभी डार्क एल्फ ने उसकी तरफ अपनी तलवार तान दी और एक ठंडी आवाज में पूछा, हम पर हमला क्यों किया? एमसी ने गुस्से में घूरते हुए कहा, यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। दोनों की तलवारें आमने सामने थीं, और अगले ही पल डार्क एल्फ ने एक ऐसा बैटल स्टांस लिया जिसे देखते ही एमसी का चेहरा उतर गया, क्योंकि वह कोई आम अटैक नहीं था, वो थी एक डेंजरस स्वॉर्ड टेक्निक, डायगोनल स्लैश,
डार्क एल्फ ने अपनी तलवार घुमाई और एक भयानक बैंगनी रंग की स्लैश वेव सीधे एमसी की तरफ बढ़ी। एमसी ने ऐन वक्त पर खुद को डॉज किया, लेकिन उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि पीछे खड़ी विशाल चट्टान एक ही वार में बीच से कट गई। एमसी ने चिल्लाकर कहा, हम पर हमला क्यों कर रहे हो? सबसे पहले वार तो तुम लोगों ने किया था। डार्क एल्फ ने ओगस की तरफ इशारा करते हुए कहा। एमसी कंफ्यूज्ड होकर बोला, उनके जख्म हमने नहीं दिए। और वो चीखें, वह तो गलती से गर्म बर्तन गिर गया था, इसलिए सब चिल्ला पड़े थे। डार्क एल्फ ने तुरंत ओगस की तरफ देखा और पूछा, सच बताओ, क्या इन इंसानों ने तुम्हें चोट पहुंचाई है? लेकिन ओगस ने सिर हिलाकर साफ मना कर दिया। ये सुनते ही डार्क एल्फ एक पल के लिए रुका, मगर उसे अभी भी एमसी की बातों पर भरोसा नहीं था। वह दोबारा तलवार लेकर झपटा, लेकिन इस बार एमसी ने भी तय कर लिया था कि वह सिर्फ डिफेंड नहीं करेगा। जैसे ही डार्क एल्फ करीब आया, एमसी ने अपनी पूरी ताकत से काउंटर अटैक किया। उसका अटैक सीधा डार्क एल्फ के कंधे पर लगा। डार्क एल्फ की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक इंसान उसे घायल कर सकता है। उधर खुद एमसी भी हैरान था। वो बिजली की रफ्तार से एमसी के क्लोज आया और अपनी स्किल एक्टिवेट की, डार्क बाइंड। यह एक ऐसा बाइंडिंग मैजिक था जो दुश्मन की बॉडी को पूरी तरह लॉक कर देता है। डार्क एल्फ ने कोल्ड टोन में कहा, हमारे गांव का एक ही नियम है, सच बताओ। और तभी डार्क एल्फ के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसके ठीक सामने एमसी की आंखों में एक रहस्यमयी लाल चमक जल उठी थी। एमसी ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, मैंने कहा ना, हमने कुछ नहीं किया। एमसी ने डार्क बाइंड को तोड़ते हुए एक ऐसा जबरदस्त वार किया। दूर खड़े ओगस और रिया यह नजारा देखकर सन रह गए। तभी फॉक्स गर्ल तेजी से आगे आई और उसने घायल लियो को पीछे खींचते हुए सबसे मत हिलना। दरअसल लियो का डार्क बाइंड सिर्फ कमजोर दुश्मनों पर 100% काम करता था। अगर सामने वाला बराबर या ज्यादा ताकतवर हो तो इसका सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता था। यही वजह थी कि एमसी इतनी जल्दी आजाद हो गए। फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मुझ पर भरोसा करो, हमने सच में ओगस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ऐसा लगा कि यह गलतफहमी अब खत्म हो जाएगी। और तभी जंगल के अंधेरे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। अगले ही पल एक किंगडम नाइट उनके सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही उसकी नजर हमारे एमसी पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। एमसी ने तुरंत अपनी स्पेशल एबिलिटी एक्टिवेट की और एक ही पल में उसे सब कुछ समझ आ गया। यही वो नाइट था जिसने अकेले पूरे रेड ट्राइब का नरसंहार किया था। 3 अलग अलग रेसेस को एक साथ देखकर नाइट हल्का सा मुस्कुराया। उसके लिए यह कोई साधारण मुलाकात नहीं, बल्कि एक लकी हंट थी। तभी एमसी ने सीधे सवाल किया, ओगस की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो इन ओगस का ये हाल भी तुमने ही किया है? नाइट बस हल्का सा हंस पड़ा। एल्फ वॉरियर बिजली की रफ्तार से उस पर टूट पड़ी। नाइट बस हल्का सा हंस पड़ा। हाँ, इसे भी कोई वेपन कहते हैं। लेकिन एल्फ वॉरियर पहले ही उसकी कमजोरी समझ चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर आर्मर नहीं टूट सकता तो वहीं हमला करोगी जहां आर्मर है ही नहीं। और अगले ही पल उसकी तलवार सीधे नाइट की गर्दन पर जा लगी। खून का फव्वारा फूट पड़ा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही पल नाइट ने जबरदस्त काउंटर अटैक कर दिया। उसका मुक्का इतना खतरनाक था कि एल्फ वॉरियर हवा में ही उछल गई। अब नाइट सच में गुस्से में आ चुका था, लेकिन गिरते गिरते भी उसने हार नहीं मानी। उसने एक और हमला किया और इस बार उसकी तलवार सीधे नाइट के आर्मर से टकरा गई। लेकिन आर्मर इतना मजबूत था कि तलवार उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। अगले ही पल नाइट ने एल्फ वॉरियर को इतनी जोर से जमीन पर पटका। तभी उसकी नजर हमारे एमसी पर पड़ी। हाँ, अब याद आ गया, तुम ही हो ना, लेजेंडरी नाइट। ये सुनते ही एमसी बिना एक पल गनवाए सीधे उस पर टूट पड़ा। एमसी का सरप्राइज अटैक देखते ही नाइट बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। बिल्कुल, एक गद्दार के लिए यही डायलॉग सही बैठता है। लेकिन उसके इतना कहते ही वुल्फ वॉरियर बिजली की रफ्तार से पीछे से आए और अपने नुकीले पंजों से नाइट की बाजू को चीर दिया। लेकिन नाइट भी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने अपनी स्किल एक्टिवेट कर दी, अर्थ गैदरिंग। अगले ही पल जमीन के पत्थर और मिट्टी हवा में उठने लगे। देखते ही देखते वे सब मिलकर एक विशाल पत्थर के दानव का रूप लेने लगे और वह विशाल हमला सीधे वुल्फ वॉरियर की तरफ बढ़ गया। लेकिन वुल्फ वॉरियर डरने की बजाय सीधे उसी अटैक की तरफ दौड़ पड़ी और अगले ही पल उसने अपनी जबरदस्त स्पीड और नुकीले क्लॉज से उस विशाल पत्थर के हाथ को पलक झपकते ही टुकड़े टुकड़े कर दिया।
नाइट को यकीन ही नहीं हो रहा था कि बीस्ट ट्राइब की एक वॉरियर इतनी ताकतवर हो सकती है। तभी वुल्फ वॉरियर ने नाइट पर एक और बिजली जैसी रफ्तार से हमला कर दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बीस्ट वॉरियर का ये शक्तिशाली ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा के लिए नहीं था। उसकी पावर की एक टाइम लिमिट थी और वह तेजी से खत्म होती जा रही थी। नाइट ने इसी मौके का फायदा उठाया और एक और विशाल स्टोन फिस्ट उसकी तरफ भेज दिया। इस बार बीस्ट वॉरियर बच नहीं पाए। एक जबरदस्त धमाके के साथ वो दूर जाकर एक पेड़ से टकरा गई। सबको लगा कि शायद बीस्ट वॉरियर की कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन धूल हटने के बाद वहां पर एल्फ वॉरियर खड़ी थी। नाइट ने उसे आखिरी बार सरेंडर करने का मौका दिया, लेकिन एल्फ वॉरियर ने बिना डरे जवाब दिया, अगर तुम मुझे झुकाना चाहते हो तो मेरी जान लेनी पड़ेगी। अगले ही पल एल्फ वॉरियर ने अपनी पूरी ताकत से एक और जानलेवा अटैक कर दिया, पर उसके अटैक से पहले ही नाइट ने उसे गले से पकड़ लिया। एल्फ वॉरियर की आंखों से आंसू निकल पड़े। फादर, मुझे माफ कर दीजिए। जब सबको लगा कि डार्क एल्फ वॉरियर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तभी हमारे एमसी ने जोर से पुकारा, डार्क एल्फ, और बिना एक पल गनवाए उसने अपना स्पेशल डैगर पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंक दिया। वह डैगर सीधे डार्क एल्फ वॉरियर के हाथों तक पहुंच गया। उस डैगर से इतनी ज्यादा डार्क माना निकल रही थी कि उसका पूरा शरीर उसी एनर्जी से भर गया। लेकिन अगले ही पल डार्क एल्फ वॉरियर ने अपनी बची हुई सारी ताकत उस डैगर में समा दी और अगले ही पल उसने अपनी अल्टीमेट टेक्निक एक्टिवेट कर दी, डार्क स्लैश। एक विशाल काली एनर्जी ब्लेड बिजली की रफ्तार से नाइट की तरफ बढ़ी। पहली बार उसके चेहरे पर घमंड की जगह दर्द दिखाई दे रहा था। मैं एक नीची रेस से हार गया। तभी एमसी आराम से उसके पास आया और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। मुझे तुम्हारे किंगडम के बारे में बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। एमसी ने बिना वक्त गंवाए पहला सवाल पूछा, तुम्हारे किंगडम में कुल कितने सोल्जर्स हैं? आर्चर्स और इन्फेंट्री को मिलाकर लगभग 3000 से थोड़ा ज्यादा। एमसी ने तुरंत दूसरा सवाल दाग दिया, और ये सबजुगेशन फोर्सेस आखिर किस लिए बनाई गई है? नाइट कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसने बताया कि कुछ समय पहले सीनियर नाइट को राजा ने एक सीक्रेट मिशन सौंपा था। हमें और ज्यादा पावरफुल वेपन्स चाहिए। किंगडम के आसपास जो भी मिले सब कुछ तबाह कर दो और उन्हें ढूंढ कर ले आओ। इस आदेश के बाद सबजुगेशन फोर्सेस हर जगह एनहांसमेंट स्टोन्स की तलाश में निकल पड़ी। नाइट अब एमसी के इरादे समझ चुका था। वो बोला, तुम सोल्जर्स और एलीट नाइट्स के बारे में पूछ रहे हो, कहीं तुम्हारा निशाना पूरा किंगडम तो नहीं? एमसी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मुझे जितना जानना था उतना पता चल। नाइट हल्का सा हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल वो बोला, तुम एक बात गलत समझ रहे हो। किंगडम में सिर्फ 2 नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा एलीट नाइट्स है। ये सुनते ही एमसी का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। क्या सिर्फ 2 नहीं? उसके दिमाग में पूरे गेम की जानकारी घूमने लगी। मतलब कम से कम 4S रैंक लेवल के नाइट्स, या शायद उससे भी ज्यादा। एमसी के होश उड़ गए। उसने सोचा, ये किंगडम तो अल्ट्रा हेल डिफिकल्टी से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इससे पहले कि एमसी कुछ और पूछ पाता, स्विश, जंगल के अंदर से बिजली की रफ्तार से एक तीर सीधा उसकी तरफ आया। एमसी को लगा था कि सिर्फ एक तीर है, लेकिन अगले ही पल पूरा आसमान तीरों की बारिश से भर गया। एमसी ने अपनी जबरदस्त स्पीड से हर तीर को डॉज कर लिया, और तभी जंगल से रॉयल गार्ड की 0th डिवीजन सामने आ गई। जमीन पर पड़ा घायल नाइट मुस्कुराया, बहुत देर कर दी। स्टोन अर्थ रिजेनरेशन। उसका आधा टूटा हुआ शरीर धीरे धीरे फिर से जुड़ने लगा। वह बोला, क्या तुम्हें लगा मैं इतनी आसानी से जानकारी दे दूंगा? एमसी बिल्कुल शांत खड़ा रहा। मुझे जितना जानना था उतना पता चल गया। अगर तुम उन सबके कमांडर हो तो मतलब वे सब तुमसे कमजोर होंगे, है ना? एमसी ने बिना एक पल गनवाए अपने छोटे ड्रैगन को आदेश दिया, रिजेल्ड्रेक, अब तुम्हारी बारी। छोटा सा ड्रैगन जोर से दहाड़ा और सीधा आसमान की ओर उड़ गया। नाइट हंस पड़ा, हा हा हा, यह नन्हा मॉन्स्टर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अगले ही पल ड्रैगन ब्रेथ रिजेल्ड्रेक के मुंह से एक भयानक लाल एनर्जी बीम निकली। फायर। पूरा बैटलफील्ड उस एक अटैक से कांप उठा। रॉयल गार्ड के सोल्जर्स को संभलने का मौका तक नहीं मिला। लाल एनर्जी बीम ने उनकी पूरी सेना को पलक झपकते ही मिटा दिया। अटैक खत्म हुआ तो जमीन पर सिर्फ तबाही की एक लंबी लकीर बची थी। एमसी ने अपना सिस्टम स्टेटस चेक किया। सिर्फ एक ही अटैक में रिजेल्ड्रेक का लेवल सीधे 10 तक पहुंच चुका था। चारों तरफ ढेर सारे माना स्टोन्स बिखरे पड़े थे। एमसी मुस्कुराया, इतना तो सच में जैकपॉट मिल गया।
लेकिन इसी बीच वारेन फॉरेस्ट में कुछ अजीब हो रहा था। टॉर्स को अचानक पैरों की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद वहां पर रात ट्राइब एमसी का नक्शा लेकर पहुंच गई। वहीं दूसरी और अल्फ वॉरियर, मैं बचे हुए ओगर्स को समुंदर की तरफ ले जा रहा हूं, अलविदा। लेकिन एमसी ने तुरंत उसे रोक दिया। नहीं, मेरे साथ लड़ो। मैजिक स्टोन हाथ में लेते ही एक तेज लाल रोशनी पूरे इलाके में फैल गई। डार्क अल्फ ने अपनी नई ताकत महसूस करते हुए कहा, अगर इसी स्पीड से चला तो बहुत कम समय लगेगा। एमसी के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। अगर लिजार्ड मैन वैसे ही है जैसे मुझे याद है, तो हम उन्हें अपनी तरफ जरूर ला सकते हैं। ये सुनते ही सब उसके साथ चल पड़े। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। एमसी तुरंत रुक गया। तुम? लिनेक ने शांत आवाज में कहा, दलदल के उस पार हमारी लिजिड फोक विलेज है, लेकिन वहां बाहरी लोगों का जाना बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। एमसी हल्का सा मुस्कुराया। जो चीज सबसे ज्यादा कीमती होती है वो हमेशा सबसे बड़े खतरे के बीच ही मिलती है। लिनेक भी उसकी बात समझ गया और पूछा, लेकिन आखिर तुम लोग लिजिड फोक से मिलना ही क्यों चाहते हो? एमसी ने कहा, हमें किंगडम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और उसके लिए हमें लिजिड फोक की ताकत चाहिए। उसे देखकर लिनेक की आंखें भी हैरानी से फैल गईं। और फिर पूरा दल आखिरकार लिजिड फोक विलेज मुड्रक पहुंच गया। लेकिन विलेज में कदम रखते ही सबको महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो अजीब था। एमसी ने बिना देर किए विलेज के अंदर कदम रख दिया। तभी उसे कुछ सुनाई दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एमसी ने तुरंत सामने की तरफ इशारा किया। आवाज उधर से आ रही है। अगले ही पल आसमान से एक नीले रंग का लिजिड फोक सोल्जर अपनी विशाल स्पीयर लेकर सीधे उनकी तरफ आ गिरा। एमसी किसी तरह पीछे हटकर बच गया। एल्फ वॉरियर ने बिना एक पल गनवाए अपना अटैक कर दिया, लेकिन उसी वक्त ब्लू लिजर्ड ने उस वार को रोक लिया। दूसरी तरफ रिया भी सीधे ब्लू लिजर्ड वॉरियर पर टूट पड़ी। दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर होने ही वाली थी। तभी एमसी जोर से चिल्लाया, रुक जाओ, हम यहां लड़ने नहीं आए। उसकी आवाज सुनते ही सब एक पल के लिए ठहर गए। फिर एमसी ने लिजर्ड फोक की भाषा में कहा, हम तुम्हारे चीफ्टन से मिलना चाहते हैं। लेकिन उसने तुरंत जवाब दिया, तुम मेहमान नहीं हो, तुम घुसपैठिए हो, और घुसपैठियों को यहाँ अपराधी माना जाता है। इतना कहकर वह सबको अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद जब एमसी वहां पहुंचा, उसके सामने एक विशाल अरेना था, जहां चारों तरफ लिजिड फोक की भीड़ जमा थी। अरेना को देखते ही एल्फ वॉरियर की नजर एक बैटल पर जाकर टिक गई। एक किंगडम नाइट अकेला ही एक शक्तिशाली लिजिड वॉरियर से लड़ रहा था और अपनी बची हुई ताकत से एक और हमला कर दिया। लेकिन अगले ही पल लिजिड वॉरियर ने एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पूरा अरेना जोर जोर से गरज उठा। एमसी हैरान रह गया। किंगडम नाइट यहां? और लिजिड लॉर्ड ने ठंडी आवाज में अगला आदेश दिया, अगला मैच शुरू करो। इसी बीच ब्लू लिजर्ड सोल्जर आकर बोला, लॉर्ड लराक, हम घुसपैठियों को पकड़ लाए हैं। तभी एमसी ने सामने बैठे लिजिड लॉर्ड की तरफ देखा। यह कोई साधारण मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि लिजिड ट्राइब का चीफ्टन लॉर्ड लराक था। एस रैंक, लेवल 36। लिजिड लॉर्ड ने सीधे एमसी की तरफ देखते हुए पूछा, बोलो, मुड्रक में घुसने की हिम्मत क्यों की? एमसी बोला, हमें तुम्हारी ताकत चाहिए। ये सुनते ही लॉर्ड लराक जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने गर्व से कहा, मेरी मर्जी ही पूरे लिजिड ट्राइब का फैसला होती है। एमसी ने तुरंत जवाब दिया, तो तुम किसका हुक्म मानोगे? ये सुनते ही उस लिजिड सोल्जर ने अपना स्पेयर उठाकर एमसी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन एमसी जरा भी नहीं हिला। उसने शांत आवाज में कहा, मेरे सिर के ऊपर यह एक ड्रैगन है, जिस महान शक्ति की तुम लोग पूजा करते हो। लिजिड लॉर्ड का चेहरा अचानक बदल गया। एमसी की बात सुनते ही पूरा लिजिड ट्राइब एकदम सन्न रह गया। ड्रैगन, वही लेजेंडरी रेस? लिजिड लॉर्ड ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ, हम ड्रैगन्स की पूजा करते हैं और उनके फैसले को ही अपना कानून मानते हैं। लेकिन ये ड्रैगन नहीं है। बस इतना सुनना था कि पूरा लिजिड ट्राइब गुस्से से गरज उठा, मार दो, मार दो। तभी लिजिड लॉर्ड ने अचानक सबको रोक दिया। रुको, मुझे एक मजेदार आइडिया आया है। तुम चारों बिल्कुल सही समय पर आए हो। वैसे भी हमारे पास 4 डेथ रो प्रिजनर्स बचे हुए हैं। और अगले ही पल और उन खतरनाक डेथ रो प्रिजनर्स को बाहर लाया गया। फिर लिजर्ड लॉर्ड ठंडे लहजे में रूल सुनाया, जो भी जीतेगा उसकी जान बख्श दी जाएगी। यानी बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, एक दूसरे को मारकर जिंदा रहना। एमसी सीधे चीफ की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है,
मैं तुम्हें ड्रैगन की असली ताकत दिखाऊंगा। रॉयल नाइट घमंड से चिल्लाया, मेरा ओपोनेंट कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। तभी एमसी ने शांत आवाज में रैबिट गर्ल रेन की तरफ देखा और कहा, रेन, क्या तुम इसका सामना करोगी? ये सुनते ही रेन, क्या मैं? लेकिन अगले ही पल उसने गहरी सांस ली और अपनी मुट्ठी कस ली। ठीक है, मैं लड़ूंगी। नाइट भी हैरान रह गया। मेरी ओपोनेंट ये रैबिट गर्ल है। अगले ही पल लिजर्ड चीफ ने सिर्फ एक शब्द कहा, बिगिन, और बस इतना सुनते ही रॉयल नाइट बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। ये देखते ही रेन डर गई। अगर नहीं भागी तो मर जाऊंगी। रॉयल नाइट गुस्से से पागल हो गया। मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई? उसने अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड और भी ज्यादा रफ्तार से घुमा दी। लेकिन उसी पल रेन अचानक हवा में उछल गई, पर अगले ही पल उसके शरीर से लाल आग भड़क उठी। ब्लेज, बनी ब्लेज, एक जबरदस्त फ्लेमिंग किक सीधा रॉयल नाइट के चेहरे पर जा लगी। पूरा अरेना धमाके से हिल गया। धुआं छटने के बाद अनाउंसमेंट गूंज उठी। पहले मैच की विनर रैबिट बीस्ट फोक। दूसरी तरफ रॉयल नाइट्स की लीडर गुस्से से दांत पीसने लगी। उफ, अब और बर्दाश्त नहीं होता। फिर उसने सीधा एमसी की तरफ अपना स्पेयर तान दिया। तुम ही इन बीस्टकिन के लीडर हो, है ना? रॉयल नाइट कैप्टन ने एमसी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो अगला नंबर तुम्हारा है। एमसी, मैं कभी अकेला फाइट नहीं करता। मेरे साथ हमेशा रिजेल रहता है। ये सुनकर लड़की के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। ठीक है। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर सीधे रिजेल पर टिक गई। एमसी को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और उसी सेकंड उसने बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार सीधी रिजेल की तरफ घुमा दी। लेकिन अगले ही पल एमसी बीच में आ गया। उसने अपनी तलवार से वह वार रोक दिया। लेकिन रॉयल नाइट इसी पल का इंतजार कर रही थी। एमसी का ध्यान हटते ही उसने तुरंत अपना असली अटैक कर दिया। रॉयल नाइट ने अपना लाइटनिंग स्किल एक्टिवेट कर दिया। येलो करंट, पूरा बैटलफील्ड एक चमकती हुई इलेक्ट्रिक रिंग से घिर गया। एमसी हैरान रह गया। अगले ही पल पूरी इलेक्ट्रिक रिंग बिजली से भर गई। तेज लाइटनिंग सीधी एमसी के शरीर पर टूट पड़ी। हर सेकंड के साथ उसका दर्द और भी बढ़ता जा रहा था। उसका शरीर बार बार इलेक्ट्रिक करंट के झटके खा रहा था। लेकिन रॉयल नाइट के चेहरे पर सिर्फ एक पागल सी मुस्कान थी। हाँ, यही एक्सप्रेशन। और अब एमसी को सिर्फ अपनी जान ही नहीं, इस पागल नाइट से भी बचना था। हर गुजरते पल के साथ एमसी का पूरा शरीर बिजली से झुलस रहा था। लेकिन एमसी के दिमाग में एक प्लान तैयार हो चुका था। इलेक्ट्रिक रिंग हर सेकंड 50 मेगापिक्सल्स खर्च कर रही है। एमसी ने सोचा, अगर मैं सिर्फ 11 सेकंड और टिक गया तो उसका एमपी इतना कम हो जाएगा कि वो दोबारा करंट शिफ्ट इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगी। अगले ही पल वो इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक हट गई। छोटे रेड ड्रैगन ने बिना एक पल गनवाए ड्रैगन्स ब्रेथ, उसके मुंह से निकली लाल रंग की भयानक आग की किरण सीधी नाइट की तरफ बढ़ गई। नाइट को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जैसे ही ड्रैगन्स ब्रेथ उसे जा लगी, दूर खड़ा लिजर्ड फोक्स लॉर्ड ये दृश्य देख हैरान रह गया। ये ड्रैगन्स ब्रेथ। तभी एमसी ने गंभीर आवाज में कहा, ये ड्रैगनकन की विरासत है और यहाँ इसे इस्तेमाल करने वाला सिर्फ एक ही है, लिजर्ड फोक्स लॉर्ड। उसी समय एक नई शक्ति जाग उठी, मैच्योर शिफ्ट। अगले ही पल लाल ऊर्जा का एक विशाल स्तंभ आसमान तक जा पहुंचा और कुछ ही सेकंड में सबके सामने एक विशाल ड्रैगन खड़ा था। अब किसी को कोई शक नहीं रहा, जिसे वे अब तक एक छोटा ड्रैगन समझ रहे थे। वो असल में महान ड्रैगन रिजेल ड्रैग था। तुम वही हो जिसकी कथा हमारी जाति ने पीढ़ियों तक अपने रक्त और शल्कों के साथ संभाल कर रखी है। इतना कहकर लिजर्ड फोक्स लॉर्ड तुरंत एक घुटने पर बैठ गया। मैं, लिजर्ड फोक्स लॉर्ड रिलाक, आज से आपको अपना सर्वोच्च स्वामी मानकर आपकी सेवा करने की शपथ लेता हूँ। पूरा लिजर्ड फोक्स क्लैन एक साथ अपने घुटनों पर बैठ गया। रिजेल ड्रैग का मैच्योर शिफ्ट खत्म होते ही वो फिर से अपने छोटे प्यारे ड्रैगन रूप में लौट आया। लेकिन अगले ही पल उसकी नजर सिस्टम विंडो पर गई। जोर 256 पॉपुलेशन। स्क्रीन चमक उठी। मेन क्वेस्ट 3 मॉन्स्टर फैक्शन एक्सपेंशन क्लियर। ड्रैगन की खुशी में पूरा लिजर्ड फोक्स विलेज जश्न में डूब गया। हर तरफ दावत, संगीत और खुशियां ही खुशियां थीं। उधर वो घायल नाइट लड़खड़ाते हुए किंगडम की दीवार के पास पहुंच गई। तभी किले की दीवार पर तैनात सैनिकों ने उसे देख लिया। अरे, उधर कोई आ रहा है। उसी समय दूसरी तरफ समुद्र से बच निकले वही बैंडिट्स आखिरकार किंगडम पहुंच चुके थे। तुम्हारी किस्मत का फैसला अब किंग करेगा। तभी एक कैदी की नजर अचानक दीवार पर लगे वांटेड पोस्टर पर पड़ी। उस पोस्टर में हमारे एमसी का चेहरा था।
कुछ देर बाद रॉयल कोर्ट में उन बैंडिट्स पर मुकदमा शुरू हो चुका था। वे रहम की भीख मांग रहे थे। तभी महल का विशाल दरवाजा खुला और अंदर दाखिल हुई वही घायल नाइट जो कुछ देर पहले जान बचाकर किंगडम तक पहुंची थी। जैसे ही घायल नाइट रॉयल कोर्ट में पहुंची, किंग ने बिना एक पल गवाए पूछा, बाकी सब कहाँ है? नाइट ने कहा, हमारी पूरी टीम खत्म हो गई। वो लेजेंडरी नाइट द्वारा बुलाया गया एक छोटा सा उड़ने वाला मॉन्स्टर था। उस एक छोटे से मॉन्स्टर ने पूरी नाइट स्क्वाड का सफाया कर दिया था। जंजीरों में बंधा वही बैंडिट अचानक जोर से चिल्लाया, मुझे पता है, मुझे लेजेंडरी नाइट का हाइडआउट पता है। किंग बिना देर किए कहा, तुरंत कैसल के सभी एलीट नाइट्स को इकट्ठा करो। उधर काफी दूर हमारा एमसी अचानक अपने सामने चमकती हुई लाल सिस्टम विंडो को देखकर रुक गया। एमसी हैरान रह गया। इमरजेंसी क्वेस्ट। अगले ही पल उसके सामने मिशन डिटेल्स चमकने लगी। 500 नाइट्स सिर्फ 24 घंटे में वॉरेन पर हमला करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव, किसी भी कीमत पर वॉरेन की रक्षा करो। उसने दांत भींच लिए। वॉरेन अब सचमुच खतरे में है। दूसरी तरफ गेट खोलो। वहां से किंगडम नाइट्स निकले। अगले ही पल पूरी टीम तेजी से वॉरेन के लिए रवाना हो गई।